रहीम अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है यादें और इसकी राइटर है नबीला अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अपनी गाड़ी से उतरते ही उसकी पहली नज़र यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर तक गई थी और चंद सेकंड गेट का जायज़ा लेने के बाद उसकी नज़र का पैमाना यूनिवर्सिटी का तूल और अर्ज़ नापने में लग गया। हालांकि यूनिवर्सिटी का वसी और इस अहाता उसकी एक नज़र के हिसार में सिमटने वाला हरगिज़ नहीं था। वो एक नामुमकिन सी कोशिश में था और उसकी ये कोशिश गाड़ी में बैठे उसके दोस्त को गाड़ी से उतरने पे मजबूर कर गई। वो मुतवाज़िन कदम उठाता सीधा उसके बराबर आ खड़ा हुआ। जनाब हसी साहब, ये गेट UOG का गेट है, जन्नत या जहन्नम का नहीं, जहाँ से गुजरने के लिए आप इतनी सोच विचार से काम ले रहे हैं। खावर ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का मुखफ़्फ़ इस्तेमाल करते हुए कहा और साथ ही उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे मतवज्जा किया। लेकिन उसके मतवज्जा करने के बावजूद वो चौंका या फिर गड़बड़ाया नहीं था, बल्कि एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा यूनिवर्सिटी के तहत नज़र फैले अहाते पे एक तायराना सी निगाह डालकर अपने बराबर खड़े खावर की सेम देखा। मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे हैं और 4 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। इन 4 सालों में क्या कुछ होने वाला है हम कुछ भी नहीं जानते। नई जगह, नई रूटीन, नए तजुर्बात, नए दोस्त, नए दुश्मन, सब कुछ नया। लेकिन 4 साल बाद यही सब कुछ 4 साल पुराना हो चुका होगा। हर नई चीज़ पुरानी में बदल जाएगी। उसकी बात में गहराई थी और अंदाज हद से ज़्यादा संजीदा था, जिसको देखते हुए खबर को भी संजीदगी के लबादे में आते हुए महज 2 सेकंड लगे थे। हाँ यार, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। 4 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है, ज़िंदगी, जहन, हालात, वक्त और इंसान भी। खबर अगर संजीदगी के लिबादे में होता तो इस जैसा फ़िलासफ़र कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन यार, मैं सोचता हूँ सब कुछ बदल जाए, बस इंसान ना बदले। इन दोनों की संजीदगी हनूस थी। अलबत्ता ये और बात थी कि उनकी संजीदगी का लबादा उतरने में भी बस एक ही लम्हा लगता था और फिर इस संजीदगी का कहीं शाइबा तक नहीं मिलता था। देखने और सुनने वाले उनके अचानक रंग बदलने पे बेदक के रह जाते। लेकिन यार, इंसान बदल जाता है पर शैतान नहीं बदलता। शैतान 4 साल बाद भी शैतान ही रहेगा, मुझे पक्की उम्मीद है, बल्कि कामिल यकीन है। खावर ने जितने सुकून और इत्मीनान से कहा था, उसने उतने ही खूनख्वार और खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ रुख फेरा और खावर उसके ऐसे ख़तरनाक तेवर भांपते हुए एक ही जिस्म में उससे 5 मिनट के फासले पर पहुंच चुका था। तुमने शैतान किसको कहा? वो एक एक कदम उठाता खावर की तरफ बढ़ा। शैतान को और किसको? उसने कंधे उचकाए और पीछे की तरफ कदम उठाता उससे दूर होता गया। हालांकि तुम्हारी अपनी हरकतें शैतानों जैसी हैं, वो चबा के बोला। हर शैतान दूसरे के बारे में यही सोचता है। खावर ने अब भी सुकून से जवाब दिया था। यानी तुम मान रहे हो कि तुम अगर मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो तो तुम खुद शैतान हो, इसलिए ऐसा सोचते हो? उसने बदला चुकाया और खावर अपनी ही बात में फंस गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हाँ, मैं शैतानों की बात कर रहा था, अपनी तो नहीं। अच्छा, तो फिर कौन हो तुम? हंसी ने उसे दिलचस्प और शरीर नज़रों से देखकर मारी खेजी से पूछा। इंसान, खावर ने फ़ख्र से कहा और उसकी हंसी छूट गई। वह कहके लगाता हंसता हुआ अपने ही हाथ पे हाथ मारता उसका लफ्ज़ दोहरा रहा था। इंसान, वाह क्या कहने हैं इस इंसान के। जाओ शाबाश, ज़रा गाड़ी के मिरर में अपनी शक्ल तो देख कर आओ, फिर आकर बताना कि तुम इंसान कहाँ से लगते हो, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। खावर ऐसी इज़्ज़त अफसाई पे किससे आ गया और न जाने और भी कितनी इज़्ज़त अफसाई होना बाकी थी कि अचानक हंसी के अकब से कोई निस्वानी आवाज़ उभरी। सर, क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकती हूँ? वह हंसी से पूछ रही थी और हंसी ने पहले इस लड़की को देखा, फिर गेट के बाहर वाले रोड को और फिर एक नज़र खावर को देखा। सॉरी मैम, ये मेरा बेडरूम है, आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकती, उसने इंतहाई संजीदगी से कहते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। और इसकी बात पे जहाँ वो लड़की सटपटाई वहीं खावर का कहकहा उबल पड़ा। वो चाहते हुए भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बात इतनी संजीदगी से कर रहा था कि एक लम्हे के लिए वाकई ऐसा लगा वो यूनिवर्सिटी का रोड नहीं उसका बेडरूम हो। ये क्या बदतमीज़ी है? वो लड़की थोड़ा गुस्से से बोली। ये बदतमीज़ी नहीं है मैडम, ये सड़क है, क्या आपको नज़र नहीं आ रही? उसने अपने साबका अंदाज से कहा। खावर हंसी छुपाने के लिए रुख मोड़ गया। मुझे तो नज़र आ रही है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और लड़कियों से किस तरह बात करनी चाहिए। वो लड़की भी गुस्से की तेज़ लगती थी। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था आप लड़की हैं, मैं तो कुछ और ही समझा था। शट अप, जस्ट शट अप, वो तेज़ी से चबाकर बोली। देखिए मिस, आप खाम खा अपना टेम्पर लूज़ कर रही हैं। ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी गाड़ी पार्क कर सकता है। अब जहाँ चाहे गाड़ी पार्क करें, दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है भला? खावर ने तेज़ी से दरमियान में आते हुए बीच बचाव करवाया, वरना आज पहले ही दिन गेट ही पे ही फड्डा शुरू हो जाता और बाकी का पूरा दिन गुस्से और बेजारी में गुजरता। लिहाजा उसने उस लड़की को समझा बुझा के उसके रास्ते पे भेजा और हसी साहब को साथ लेकर यूनिवर्सिटी में आ गया, जहाँ आज इंतहा का रश था, क्योंकि आज एडमिशन की लास्ट डेट थी।
और हर तरफ स्टूडेंट्स की भाग दौड़ मची हुई थी। अलबत्ता वो खुद मुतमिन थे क्योंकि एडमिशन हो चुके थे। मेरा नाम रायना हैदर है, गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली पिछले 20 साल से इंग्लैंड में मुकीम थी, लेकिन 20 साल बाद मेरी मम्मा का दिल इतना उदास हुआ कि पापा से कह के वो पाकिस्तान शिफ्ट होगी। मम्मा के बगैर कहीं भी रहना हमारे लिए नामुमकिन था, सो मजबूरन हमें भी इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। हाल ही में पाकिस्तान को रौनक बख्शी है, इसलिए अपनी स्टडी का सिलसिला बहाल रखने के लिए भाग दौड़ जारी है। अब देखिए क्या होता है आगे। उसने वहाँ मौजूद लड़कियों से अपना तारुफ करवाया, क्योंकि एक दो ने उससे नाम भी पूछा था, उससे कई और सवाल भी किए, इसलिए उसने सबको तसल्ली बख्श जवाब से नवाजा ताकि वो लोग दोबारा कुछ ना पूछती। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। सवाल भी कभी ख़त्म होते हैं भला, वो भी लड़कियों के। गुजरात में कहाँ रहती हो? एक और सवाल आया। मॉडल टाउन, उसने लापरवाही से कहा। कितने बहन भाई हैं? दूसरा सवाल। 2 बहनें 1 भाई। बहन भाइयों में बड़ा कौन है? तीसरे सवाल में भी देर न लगी। भाई बड़ा है, हम दोनों छोटी हैं। क्या कहीं एंगेज हो? चौथा सवाल खोजता हुआ था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। कोई मोहब्बत वहब्बत का चक्कर तो नहीं चल रहा? पांचवें सवाल की मानी हेजी उसे बुरी लगी। माइंड योर लैंग्वेज मिस, मैं किसी का इतना पर्सनल होना पसंद नहीं करती। मैं अगर आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाएं। उसने बिलाहिर इन लोगों के सवालों का मुंह बंद कर दिया था और सब चुप होकर बैठ गई थी। वो जब से पाकिस्तान आई थी उसने ये अंदाज़ा लगाया था यहाँ के लोग ज़रा ज़रा सी बात को बहुत ज़्यादा कुरेदते हैं, एक दूसरे की टोह में लगे रहते हैं और इस कोशिश में अपना जहन भी वे बर्बाद करते हैं और वक्त भी, लेकिन अपनी इस गलती को तस्लीम करने की कोशिश नहीं करते। तो इसमें गलत क्या कह दिया हमने? आजकल तो हर दूसरे लड़के लड़की का चक्कर चल रहा है। यहाँ इतना पारसा और बाकीदार कौन है भला? वो लड़की जवाबन तंजिया नज़रों से देखकर बोली थी, लेकिन इसकी बात पर रायना का खून खोल उठा। इस आजकल में तो फिर आप भी शामिल होती हैं क्या? आपके पारसा और बाकीदार होने में वही शक है जो आपको दूसरों के बारे में है? रायना का जवाब करारा था, जिस पर वो लड़की बिलबिला उठी। उसने कुछ कहना चाहा मगर उसकी दूसरी दोस्त ने उसे रोक दिया। आज पहला दिन और पहली मुलाकातें थी, इसलिए सभी लड़ाई झगड़े से परहेज कर रहे थे, एक दूसरे के मत्थे नहीं लगना चाहते थे। रफ्ता रफ्ता वहाँ मौजूद तमाम लड़कियाँ उठकर चली गईं, बस रायना अकेली बैठी रह गई। खाए मुझसे दोस्ती करेंगी? उसे वहाँ बैठे 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उसके करीब एक इंतहाई फ्रेश आवाज़ उभरी और लड़की इसकी तरफ देख कर हाथ बढ़ाए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है? रायना ने उस लड़की को उलझन भरी नज़रों से देखा और हाय की बजाय सलाम किया। ओह वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जौहर आ रहा है। वो सब घर वाले और फ्रेंड जोजो कहते हैं। आप भी मुझे जोजो कह सकती हैं, क्योंकि आपकी सूरत में मुझे अपनी मुस्तकबिल की एक बेस्ट फ्रेंड नज़र आ रही है। उसने अभी तक अपना हाथ पीछे नहीं किया था और रायना को दिलचस्प नज़रों से देखते हुए बोली थी। क्या मतलब है आपका? रायना को हैरत हुई। मतलब ये कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले इन लड़कियों के साथ आपकी सारी बातें और तारुफ सुन चुकी हूँ। आप मुझे काफ़ी समझदार लगती हैं, इसलिए आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रही हूँ। इस लड़की की लापरवाही और अंदाज हनूस थे। रायना हैरानी से देखे जा रही थी और जो जहन में आया वो कह भी दिया। सॉरी, लेकिन आप मुझे कहीं से भी समझदार नहीं लग रही। रायना का अंदाज बजा था, वो लग ही ऐसी रही थी। ये भी आपकी समझदारी का सबूत है कि आप पहली नज़र में ही मेरी खसूसियात पहचान गई हैं। मैं वाकई समझदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक समझदार फ्रेंड की ज़रूरत है जो मुझे समझा सके और मेरा अच्छा बुरा समझ सके। उसने मुस्कुराते हुए लापरवाही से कहा और रायना ना चाहते हुए भी उसकी बात पे मुस्कुरा उठी और फिर बेसाख्ता उसका भरा हुआ हाथ थाम लिया। नाइस टू मीट यू। रायना को वाकई जोजो से मिलकर अच्छा लगा था और वो भी गुजरात की रहने वाली थी। मेरा नाम हसन अली है, लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली एक आज़ाद ख्याल फैमिली है, जब चाहो जो चाहो कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं। मॉम डैड दोनों बहुत नाइस है, खुद भी फिट रहते हैं, हमें भी फिट रखते हैं। हम लोग 1 बहन और 2 भाई हैं। भाई मुझसे बड़ा है, लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आजकल फाइनल सेमेस्टर की तैयारी में है और हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाने का इरादा रखता है। मॉम चाहती थी कि मैं भी लम्स में ही एडमिशन ले लूँ, मगर मेरे 2-3 क्लास फेलोज ने UOG में एडमिशन लेने का इरादा जाहिर किया तो मुझे भी इंटरेस्ट होने लगा, सो मैं भी यही आ गया। अब देखे आगे क्या होता है। उसने अपने ताज़ा तरीन दोस्तों को अपने बारे में ज़रा तफसील से बताया। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल तो सीफ ने किया। अभी कुछ कह नहीं सकता। क्यों? जेगम ने बेसाख्ता पूछा। यार अभी मुझे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन फिर भी शायद अच्छा ही लग रहा है। वो कुछ सोचते हुए बोला। हाँ यार, अभी तो तुमने सिर्फ यूनिवर्सिटी देखी है, यूनिवर्सिटी के रंग नहीं। अब्बास की ज़ुबान में खुजली हुई, जिस पे हसन बेसाख्ता माने खेस कहा लगा के हंस दिया। हंस क्यों रहे हो? इन लोगों ने उसे घूर कर देखा था और उनके चेहरों पे खफगी थी कि वो बिला वजह क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने अभी भी सिर्फ मुझे देखा है, मेरे रंग नहीं देखे। वो इन लोगों की बात से महसूस हो रहा था। अपने रंगों की नोयत बता सकते हैं?
ज़ैनब ने उसे जांचती हुई नज़र से देखा। 4 दिन सब्र करो, सब कुछ सामने आ जाएगा, रंग भी और रंगों की नोयत भी। हसन ने उसका कंधा थपक कर उसे तसल्ली दी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? 4 दिन सब्र? ज़ैनब उलझते हुए बोला। हाँ, 4 दिन सब्र। फिर जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के रंग सामने आएंगे वैसे वैसे मेरे भी आ जाएंगे। ओह, तो तुम इन रंगों की बात कर रही हो? तो सीफ समझ चुका था। जी हाँ, मैं उन्हीं रंगों की बात कर रहा हूँ जिनके वजूद से कायनात में रंग है। हसन का लहजा ज़ुमानी था। अच्छा अच्छा, तुम में ये क्वालिटी भी पाई जाती है? अब्बास हैरत से बोला। जनाब, हम में हर क्वालिटी पाई जाती है, आप आजमा के देखिए। वो सीने पे हाथ रख के गर्दन झुकाते हुए अदा बजा लाया। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने 10। तौसीफ ने उसके हाथ पे हाथ मारते हुए कहा। वो सब यक वक्त हंस पड़े थे। उनकी शरारत और कमीनगी उनकी हंसी से जाहिर हो रही थी। क्या पहले भी किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है? तौसीफ को ऐसी बातें बहुत अट्रैक्ट करती थी। यार, चक्कर तो चल रही है, लेकिन मेरा चक्कर ऐसा होता है जो चलता भी नहीं मगर चकरा के रख देता है। उसने आंख दबाई और वो सब हैरान हुई। ये कैसा चक्कर है भला? बस यार, कहा जो है कि 4 दिन सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। वो तौसीफ का गाल थपक के उठ गया और फिर रफ्ता रफ्ता सब दोस्त ज़हनी हमआहंगी की बदौलत एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उनका ग्रुप डिपार्टमेंट का नुमाया ग्रुप था। रायना, उठो, मामा बुला रही हैं। मायरा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चली गई। रायना, रायना उठ जाओ प्लीज़, सुबह से मैं तुम्हें कितनी आवाज़ें दे चुकी हूँ। मायरा ने कंबल में दुबकी रायना के ऊपर से कंबल खींच लिया। प्लीज़ मायरा, सिर्फ 10 मिनट और प्लीज़, बहुत सख्त नींद आ रही है। उसने बंद आंखों के साथ कंबल वापस लेना चाहा। मोहतरमा, 10 मिनट और सोई तो आज यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकोगी, मायरा घूर के बोली। और रायना ने बेजारी से आंखें खोलते हुए वॉल क्लॉक की सिम देखा। 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे और 8:30 बजे उसने क्लास में पहुंचना था। अभी शावर लेना था, कपड़े चेंज करने थे, नाश्ता करना था, यूनिवर्सिटी भी पहुंचना था। उसकी जागी सोई आंखें यकदम पट से खुल गईं और वो लपक झपक उठकर वॉशरूम में घुस गई। मायरा हफ्के से सर झटकती हुई बाहर आ गई। वो आजकल एग्जाम्स देकर कुछ दिनों के लिए फारिग और रिलैक्स थी। उठ गई रायना? मामा ने उसे देखते ही पूछा। जी उठ गई है, वॉशरूम में है। मायरा कुर्सी घसीट कर नाश्ते के लिए बैठ गई। चलो तुम नाश्ता करो, तब तक वो भी आ जाती है। मैं नाश्ता शुरू करके ख़त्म भी कर लूँ, वो फिर भी नहीं आएगी। मायरा को उसके बारे में सब पता था। वो उसके मिजाज को समझती थी। और वाकई जब मायरा नाश्ता ख़त्म करके उठी तब वो तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकली। ओके माम, बाय। वो करीब आते ही बोली। लेकिन बेटा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट? इट्स ओके, मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगी। वो उजलत हाथ हिलाती माम का गाल चूम के बाहर निकल गई और माम आवाज़ें देती रह गई। मैंने क्या कहा था आपसे? मायरा मुस्कुराती हुई करीब आ गई। अब तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, हर बात मानने वाला, एक अच्छा बच्चा। मॉम ने मायरा के बाल से हिलाए और मायरा हंस पड़ी। आप भी तो बहुत अच्छी हैं मॉम। मायरा ने उनके गले में बाजू डाल दिए। क्या डैड अच्छे नहीं हैं? उनके कब से आवाज़ उभरी और मायरा यकदम पीछे पलटते हुए हंसी और उनके कंधे से लग गई। डैड तो सबसे अच्छे हैं। बस बस रहने दो ये मुंह देखे की मोहब्बत, असल प्यार तो तुम लोगों को अपनी माँ से है। अरे नहीं डैड, आप दोनों ही हमारे लिए एक जैसे हैं, किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल काम है। मायरा इन दोनों को मोहब्बत से देखते हुए बोली। रायना कहाँ है? उन्होंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए पूछा। यूनिवर्सिटी? इतनी जल्दी? उन्होंने क्लॉक देखा। जल्दी नहीं बल्कि लेट। आज वो अपने टाइम से काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए बगैर नाश्ते किए चली गई। मायरा भी इनके बराबर कुर्सी खींच कर बैठ गई और शाइस्ता बेगम उठकर मुलाजमा से शोहर के लिए नाश्ता लगवाने लगी। वो दोनों बाप बेटी बैठी बातें कर रहे थे। वो सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाता था, किसी को भी उसे जगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, घर में और ना घर से बाहर। रात को चाहे वो कितना लेट सोता, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाता था। और हॉस्टल आकर भी उसकी यही रूटीन थी। उसकी नींद सुबह सवेरे ही रात की स्याही के साथ रुखसत हो जाती और उसने कभी किसी को उठाने की जहमत नहीं दी थी। यही वजह थी कि वो जब से यहाँ आया था अपने दोस्तों से भी पहले यूनिवर्सिटी पहुँच जाता। हंसी हंसी, अरे यार सुनो तो, ज़ैगम और वलीद दोनों से पुकारते हुए करीब आए। वो लॉन में बैठा कुछ पढ़ रहा था, शायद कुछ सुनाओगे तो सुनूंगा। उसने किताब बंद करते हुए ज़ैगम को घूरा। यार, मैंने आज अपने डिपार्टमेंट में एक बहुत सी खूबसूरत लड़की देखी है, वो क्लासरूम की तरफ जा रही है, चलो मेरे साथ, हम भी चलते हैं। ज़ैगम ने बेकरारी से कहा। बस एक खूबसूरत लड़की देख ली और लट्टू हो गए? हंसी ने मजाक उड़ाया। तो और क्या करूं? ज़ैगम झुंझलाया। पता करो पहले कि वो कौन है, नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट से है, सिंगल है या डबल, नर्म है या सख्त। ये ना हो कि तुम उसका सैंडल खा के माथे पे घूमड़ बना के आ जाओ। हंसी की बात पे वलीद भी हंस पड़ा। ज़ैगम ऐसे मजाक पे इन दोनों को घूरने लगा। जब तक मैं ये सारी मालूमात इकट्ठी करूँगा ना, तब तक उस हसीना कोई कोई और ले उड़ेगा। तो यार तुम अपनी सर्विस तेज़ कर दो ना, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया था। लेकिन तुम, ज़ैगम खफा होने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? तौसीफ, अब्बास, वलीद और अली चारों ही वहीं चले आए थे। लॉन में उनका ग्रुप एक टोले की शक्ल में बैठ चुका था। मोहतरम ज़ैगब साहब को अभी अभी खड़े खड़े एक लड़की पसंद आ गई है, हंसी ने छेड़ने वाले अंदाज से कहा। है वाकई? तौसीफ को अचंभा हुआ। क्यों, तुम इतने हैरान की हो रहे हो?
जैगम ने तौसीफ को खा जाने वाली नज़रों से देखा। क्या तुम भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हो? तौसीफ का सवाल तमस्खर लिए हुए था। जैगम सुलग उठा। क्यों, क्या मैं मर्द नहीं हूँ? अभी कुछ कह नहीं सकता, तौसीफ बेनियाजी से बोला। तौसीफ, जैगम यकदम उस पर चढ़ धोरा था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी ये लचकदार कमर तोड़ के छोड़ूंगा। जैगम ने तौसीफ को दबोच लिया और वो उसके घूंसे खाते हुए भी हंसे जा रहा था। ओए वलीद, रोक इस चुड़ैल नुमा मर्द को। तौसीफ ने बिलाहर दुहाई दे डाली। तुझे इस चुड़ैल से अब अल्लाह ही बचाए। अली ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तूने मेरी मर्दानगी बेशक किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी गैरत को ललकारा है। जैगम अभी तक तौसीफ को दबोचे हुए था। यार, शक कब किया है? मैंने तो पूरे यकीन के साथ। तौसीफ बोलने से बाज ना आया और बाकी सब हंसते हुए लोटपोट हो गए। तेरे यकीन की ऐसी की तैसी। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कैंटीन किस तरफ है? निस्वानी आवाज़ पे ये दोनों रेशम की गुत्थी की तरह उलझे हुए एकदम सीधे हो गए। अलबत्ता हालत दोनों की ख़राब थी, हुलिये बिगड़े हुए थे। जैगम आंखें फैलाए पट पट उस लड़की को देख रहा था। यही तो थी वो हसीना। जी आइए, मैं भी कैंटीन की तरफ ही जा रहा हूँ। हंसी अपनी किताब और मोबाइल उठाकर बड़ी सहूलत से उस लड़की के साथ चल दिया। हंसी, इतना याद रखना, पहले बात मैंने की थी। जैगम पीछे से चलाया और उसे बाज रहने का इशारा दिया, जिसको वो अनसुनी कर गया। आप गुजरात के रहने वाले हैं? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। कितना अरसा हो गया है? बस कुछ ही अरसा हुआ है। हॉस्टल में रहते हैं? वही एक ठिकाना है। आप हमारे घर आइएगा ना। उस लड़की ने खड़े खड़े उसे दावत दे डाली। वो अंदर से हैरान हुआ। जी जी हाँ, आप यहाँ मेहमान हैं और वापस लाहौर जाकर क्या सोचेंगे? गुजरात में किसी ने मेहमान नवाजी भी नहीं की। वो लड़की काफ़ी पुरएतमाद थी और वो इस तरह बात कर रही थी जैसे पहले से आशना हो। आप कहाँ रहती हैं? वो पूछने पे मजबूर हो गया। यहीं गुजरात में। दरअसल मैं मरगज़ार कॉलेज में पढ़ती थी। अभी हाल ही में कॉलेज से फारिग हुई हूँ। मैं 1 साल रेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन अबूजी ने मेरे इनकार के बावजूद यूओजी में एडमिशन करवा दिया। आज यूनिवर्सिटी पहली बार आई हूँ। उसने काफ़ी तफसील और लापरवाही से बताया। आपका नाम? बिलाहिर उसे पूछना ही पड़ा। आमना। इस लड़की की लापरवाही हनूस थी। और आपका? जवाबन वो भी पूछ बैठी। हसन अली। वो काफ़ी संजीदगी से बोला। किस डिपार्टमेंट से हैं? वो सवाल किए जा रही थी। बीएस ऑनर्स CSIT डिपार्टमेंट से हूँ। अरे वाह, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ। आपका भी यकीनन फर्स्ट सेमेस्टर है और मेरा भी। हम लोग तो फिर क्लास फेलो हुए ना। वो बेइंतहा खुश हुई और हंसी उसे आंखें फैलाए देख रहा था। क्लास फेलो? वो सुनकर खुश नहीं हुआ, बस नॉर्मल ही रहा। अलबत्ता वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसकी नीयत और सोच साफ थी, इसलिए वो इतनी मुखलिस और लापरवाह नज़र आ रही थी। और पहले रोज़ यूनिवर्सिटी आने पे हसन की सूरत में एक महज़ब सा दोस्त पाकर वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो रही थी। बैठिए ना हसी साहब, क्या लेंगे आप? उसने कैंटीन आते ही कहा, यूँ जैसे वो वाकई उसका मेहमान हो। फिर वो घंटा भर उसके पास बैठी रही और जाते जाते दोस्ती का रिश्ता पक्का करके उठी थी। और उसके जाने के बाद हंसी दोनों हाथों में सर थाम के बैठ गया। हंसी हंसी, यार कोई बात बनी? जैगम बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ और उसके पीछे बाकी साहब। बात नहीं बनी, बल्कि बातें बनी हैं, बातें। वो एकदम चिल्लाकर बोला। है क्या मतलब? जैगम ना समझी से देख रहा था। वो पूरा 1 घंटा मेरा दिमाग चाट के गई है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हंसी सचमुच झुंझलाया हुआ था। लेकिन क्यों? जैगम को सदमा हुआ। अरे यार, वो हसीना जिसको तू लड़की समझ रहा है वो लड़की नहीं है। हंसी को अफसर बेजारी से बोला। हाय मैं मर गया, क्या है वो? जैगम ने सीने पे हाथ मारा। वो दरवेश है, दरवेश। उसने आम लड़कियों की तरह कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बता गई। अपना नाम, अपना घर, अपना कॉलेज, अपने माँ बाप, बहन भाई। मुझसे दोस्ती करके मुझे अपने घर इनवाइट भी कर गई है, वो भी पहली ही मुलाकात में। क्या कभी से किसी लड़की ने ऐसा किया है? हंसी ने जैगम से पूछा। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं एक दरवेश ते मर गया। जैगम का मातम जारी था। इसे तो बेहतर था कि तू डूब के मर जाता। तो सैफ ने लुकमा दिया। खुद डूब के मर मर या ना मर, लेकिन तुझे मार दूंगा। आज तेरी खैर नहीं। जैगम तो सैफ के पीछे लपका और लोग उन्हें रोकते रह के। बाकी का पूरा दिन दरवेश के जिक्र में गुजरा था। बस यार जैगम, हौसला कर, तेरी किस्मत ही मारी है। वलीद ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह तुझे सब्र जमील अता करे। अली ने भी दुआ के लिए हाथ उठा लिए। फिक्र ना करो, अल्लाह और दे देगा। यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, बस अब अपनी बहन का रुतबा दे दो। अब्बास भी शामिल हुआ। उन्होंने जैगम का नाक में दम कर रखा था और वो खून के घूंट पीता उनके मजाक सुनता रहा। हंसी तो उसे आंखों ही आंखों में छेड़ रहा था। आज संडे था। वो लोग यूनिवर्सिटी से ऑफ होने की वजह से बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। आज तो मौसम भी काफ़ी आशकाना था। इन सब लड़कों ने मिलकर किनारा रेस्टोरेंट पे एंजॉयमेंट का प्रोग्राम बना लिया और इनके तैयार होते हुए मौसम अच्छा खासा बरआलूद हो चुका था। जैसे ही हंसी तैयार होकर हॉस्टल से गाड़ी लेकर निकला, अचानक धुआंधार बारिश शुरू हो गई। दिन में भी रात का सा समा बन गया। सुनसान रोड और भी सुनसान लगने लगे।
وہ جیسے ہی اس سنسان علاقے سے نکل کر آبادی میں داخل ہوا کسی نے اسے ہاتھ ہلا کر رکنے کا کہا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا نظر انداز کر کے گزر جائے، لیکن نہ جانے کیوں اسے کسی کی مجبوری کا خیال کر کے کچھ رحم آ گیا تھا اور گاڑی روک دی۔ وہ لڑکی لپکتی ہوئی قریب آئی، اس نے گاڑی کا شیشہ فولڈ کر دیا۔ سر، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے ماڈل ٹاؤن تک ڈراپ کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکی بارش میں کھڑی ہوئی مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ کچھ ہی دور سڑک کی سائڈ پر اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ ہنسی نے ایک نظر اس لڑکی کو سرتپا دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر دوسری سائڈ کا فرنٹ ڈور کھول دیا اور وہ بھاگتی ہوئی دوسری سائڈ پہ آ گئی اور اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی، البتہ گاڑی کی سپیڈ خاصی کم تھی، شاید وہ اس لڑکی کو سنبھل کر بیٹھنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے لفٹ دی، ورنہ مجھے تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے بارش کا پانی پونچھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں میڈم، گاڑیاں تو کافی گزر رہی ہیں۔ اس نے اس لڑکی کی بات کو جھٹلایا۔ جی ہاں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، مگر وینز اور بسیز، جبکہ میں اپنے اس حلیے میں کسی بس یا وین میں سوار ہو کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ وہ گلے میں جھولتا دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلا چکی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں روکا؟ متوجہ تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اس نے گردن موڑ کر بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسے نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ ہنسی کو حیرانی ہوئی۔ آپ جیو جی میں پڑھتے ہیں اور میں نے آپ کو کئی بار آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہے۔ ابھی میں نے آپ کی گاڑی دیکھ کر ہی آپ سے لفٹ مانگی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں ایسا نہ کرتی۔ وہ لڑکی یقیناً سچ بول رہی تھی، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سے کہتے ہوئے اوہ کو تھوڑا لمبا کھینچا۔ کافی سمجھدار لگتی ہیں، اس نے سراہا اور وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حالانکہ میرے سارے قریبی جاننے والے مجھے بیوقوف کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، آپ بہت گہرائی سے سوچنے والوں میں سے ہیں، اور ایسے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، بس بیوقوفی کا ٹائٹل لگا لیتے ہیں خود پر۔ اس نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ بس جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں بھلا؟ وہ کندھے اچکا کر مسکرائی۔ نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ نام کے بعد آپ اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے، وہ مسکراہٹ کے دوران بولی۔ مثلاً، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مثلاً میرے گھر کے بارے میں، میرے بہن بھائی، ماں باپ کے بارے میں، میرے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اور میں بہت سی باتیں جو آپ کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکیں۔ وہ لڑکوں کی عادات پہ چوٹ کرتے ہوئے چھیڑ رہی تھی۔ اگر میں بات بڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو میڈم، میرے گلے پڑنے کے لیے آپ نے بھی تو ڈرامہ کیا ہے نا۔ اگر لڑکے ایسے کام کرتے ہیں تو لڑکیاں کون سا پیچھے ہیں؟ اس نے بھی پل میں حساب بات کر دیا تو وہ سٹ پٹا کے رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی۔ وہ اطمینان سے بولا۔ برا لگا آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جیسے آپ کو لگا ہے۔ وہ بھی ادھار رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ سوری، اٹس اوکے۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی ماڈل ٹاؤن کی طرف موڑ چکا تھا۔ میرا نام جو ہے۔ اپنے مطلوبہ ایڈریس پہ پہنچ کر گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے اپنا نام بتا دیا۔ مجھے ہنسی کہتے ہیں۔ پورا نام حسن علی ہے۔ جو کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر اسے بھی اپنا نام بتانا پڑا۔ اوکے مسٹر ہنسی، میں آپ سے کل ملوں گی۔ اس وقت میں اپنی دوست کے گھر ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ جو کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ نہ جانے کیوں ہنسی بے ساختہ مسکرا دیا۔ تب تک جو کی دوست رائنا حیدر اپنے گھر کا گیٹ کھول چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی وہ کبھی جو کو اور کبھی گاڑی میں بیٹھے ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رائنا حیدر پہ سرسری سی نگاہ ڈال کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسے پتا تھا اس کے دوست کنارہ پہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک اور گرل فرینڈ؟ توصیف اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہماری قسمت ہی کچھ ایسی ہے جناب، لڑکیوں کا یہ آنا جانا تو بس لگا ہی رہتا ہے۔ وہ مشروب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کافی شاہانہ انداز میں بولا۔ اور وہ پہلے والی فرینڈز کہاں گئی؟ توصیف کو ہر طرف فکر لاحق تھی۔ وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا تمہاری نئی فرینڈ کو پتا ہے کہ تم پہلے بھی کئی لڑکیوں سے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں کسی سے کچھ نہیں چھپاتا، صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ جس نے دوستی کرنی ہے وہ کرے، جس نے نہیں کرنی وہ شرافت سے پتلی گلی سے نکل جائے، بس بات ختم۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی بھی لڑکی آنکھوں دیکھ کے مکھی کیسے نکل سکتی ہے؟ توصیف انکاری تھا۔ یہ لو، یہ میرا موبائل ہے، جتنے بھی لڑکیوں کے کانٹیکٹ ہیں ان پہ کال کر کے پوچھو وہ میرے بارے میں کیا کچھ جانتی ہیں، پھر وہ تمہیں جواب دیں گی۔ اس نے اپنا موبائل توصیف کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور توصیف کی آنکھوں میں مزید حیرانی اتر آئی۔ تو پھر ہم کیوں ابھی تک سنگل گھوم رہے ہیں؟ ہمیں کوئی کیوں نہیں ملی، حالانکہ ہمارا تو پہلے بھی کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ تم لوگوں کی اپنی کمزوری ہے۔ کمزوری؟ ہاں یار، اپنی پرسنالٹی میں تھوڑا رو پیدا کرو، تھوڑی جان ڈالو اپنی شخصیت میں۔ اس نے مشورہ دیا۔ سوری یار، ہم پاکستانی ہیرو جیسا روب اور جان نہیں ڈال سکتے۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ہنسی جیسا تو ڈال سکتے ہو نا؟ اس نے زومانی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب اب تمہیں اسی وقت بتاؤں گا جب تمہارے ساتھ کسی لڑکی کی سیٹنگ کرواؤں گا۔ حسن نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اس کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں تھا۔ اس کے توسط سے توصیف اور زیگم کی بھی فرینڈ شپ ہو چکی تھی اور وہ اپنی اپنی فرینڈز کے ساتھ بہت خوش تھے، اور خوش تو وہ خود بھی تھا۔ اس کا زیادہ ٹائم جو کے ساتھ گزر رہا تھا آج کل۔ وہ کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو پورے ایس بلاک میں ایک متلاشی سی نگاہ دہرائی تھی، لیکن
इतने ज़्यादा चेहरों में से उसे कोई भी चेहरा जोजो का चेहरा नज़र नहीं आया। हालांकि सुबह उसने जोजो को यूनिवर्सिटी के गेट पे देखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी आने के बाद उसने लगातार 3 लेक्चर मिस किए और उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। और यही बात रायना के लिए फ़िक्र और तशवीश का बायस थी। वो चंद सेकंड कुछ सोचने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल आई। उसका रुख ए ब्लॉक की तरफ था। हाय रायना, किधर जा रही हो? रास्ते में उसे फराह मिल गई। ए ब्लॉक, उसने मुख्तसर कहा। आज तुम्हें ए ब्लॉक की तरफ जाने की फुर्सत कैसे मिल गई? हालांकि यूओजी का सबसे पुररौनक ब्लॉक वही है, फिर भी तुम वहाँ ज़रा कम ही जाती हो। फराह ने हैरानगी से कहा। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ, रौनक एंजॉय करने नहीं। रायना के जवाब भी ऐसे ही होते थे, दो टोक, तंजी और तमस्खराना। अरे यार रायना, एक तो तुम भी अजीब सी चीज़ हो, हर बात का गलत और बुरा मतलब निकालती हो। एनीवे तुम मतलब को छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने जोजो को कहीं देखा है? रायना अभी भी आगे पीछे जोजो की तलाश में देख रही थी। देखा तो नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि वो ए ब्लॉक में होगी। मैंने सुबह उसे आईटी डिपार्टमेंट के हसन के साथ देखा था। फराह ने अंदाजन कहा। हसन? रैने ने नासमझी से पूछा। अरे वही जिसके साथ जोजो की नई नई फ्रेंडशिप हुई है, जिसका निकनेम हंसी है, 6 लड़कों के ग्रुप के साथ होता है वो। फराह ने उसकी निशानी बताई। ओ अच्छा, रायना याद आने पे ओ अच्छा को खासा लंबा खींच कर बोली। उसकी आंखों में चंद रोज़ पहले का मंजर घूम गया, जब तेज़ बारिश में जो हंसी के साथ उसकी गाड़ी में रायना के घर मिलने आई थी। ओके यार, मैं चलती हूँ, मैंने लाइब्रेरी जाना है, फिर मुलाकात होगी। फराह हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई और रायना जो को ढूंढती कैंटीन की तरफ आ गई। और कैंटीन आकर उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। उन 6 लड़कों का ग्रुप सामने ही विराजमान था और 6 लड़कों के साथ शायद 6 ही लड़कियां भी थीं, जिनमें जो भी शामिल थी। रायना जो उसे देखते ही एकदम खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी तरफ आई हूँ। रायना ने सबको मतवजा होता देखकर जोजो से कहा। हाँ यार आओ ना, बैठो यहाँ। जोजो ने अपनी जगह पे उसे बैठने का कहा। बैठने के लिए नहीं आई। रायना सबको नज़रअंदाज करती हुई सिर्फ जोजो की तरफ मतवजा थी। ओ सॉरी यार, आज हम सब फ्रेंड्स की एक मुश्तरका फ्रेंडशिप पार्टी थी, इसलिए मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकी और तुम्हें बताना भी याद नहीं रहा। आओ ना, इन सब से मिलो। जोजो ने सबकी तरफ इशारा किया। ज़ेगम, अली, तौसीफ, अब्बास, वलीद और हसी भी उसे ही देख रहे थे। पास ही आमना, अनम, जकिया, पिंकी वगैरह भी बैठी हुई थी। राना ने उन सब पे एक सरसरी और तायराना सी निगाह दोहराई। तुम अपनी फ्रेंडशिप पार्टी से कब फारी होगी? वो जोजो की बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। बस थोड़ी देर तक, हम लोग उठ रहे हैं। जोजो ने एक नज़र हंसी को देखा। वो रायना के तपे तपे चेहरे को देख रहा था। ये वही लड़की थी जिसके साथ यूनिवर्सिटी के पहले रोज़ गेट पे टाकरा हुआ था। और ये टाकरा शायद इस लड़की को भी याद था। जब भी उसने हंसी पे एक नज़र डाली भी तो नागवार नज़र डाली थी। हंसी, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। जो अपना बैठ उठाने की गर्ज से झुकी। बैठी रहो, अभी हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई। तुम फ्रेंडशिप पार्टी अधूरी छोड़कर जाओगी तो फ्रेंडशिप भी अधूरी रह जाएगी। हंसी ने नब्बे तुबले लहजे में कहकर जोजो के कदम रोक लिए। उसके दोस्तों ने भी चौंक कर देखा, लेकिन हंसी, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए। जो रायना और हंसी के दरमियान जुजबुज सी खड़ी थी। दोस्ती में भी देर होती है और सवेर भी। दोस्ती कुछ भी नहीं देखती मैडम जो हरारा। हंसी का लहजा सख्त था। वो इस वक्त जोजो के जाने के हक में नहीं था। लेकिन हंसी, जोजो ने कुछ कहना चाहा। मैं नहीं, तुम्हें रोक नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। हंसी लापरवाही से बोला। जोजो चुप हो गई और फिर इनकार करने की गर्ज से शर्मिंदा सी रायना की तरफ पलटी। लेकिन जैसे ही सर उठाकर देखा, वो हैरान रह गई। रायना वहाँ नहीं थी। जोजो ने ठटक कर दाएं बाएं देखा और फिर कैंटीन से बाहर झांका। रायना वापस जा रही थी। न जाने क्यों रायना ने उसे शर्मिंदगी से बचा लिया था और अपनी बात कर भरम भी रख लिया था। इससे पहले कि जोजो इनकार करती, वो खुद ही वापस मुड़ गई थी। लेकिन जोजो को अभी अफसोस हो रहा था। अलबत्ता हंसी बहुत खुश था कि इस वक्त जोजो ने उसका इंतखाब किया। शाम 5 बजे का वक्त था। वो शावर लेकर निकली तो नज़र टेरेस की सिमट उठ गई। मौसम की खुशगवारियत वो एक नज़र में भाप गई। बालों को तौलिए से खुश्क करके अच्छी तरह ब्रश से सवार कर चेहरे पे आए बालों को बैंड से पीछे करते हुए वो टेरेस पे चली गई। ठंडी मीठी हवा उसका इस्तकबाल करती गुजर गई और हवा का लम्स अपने चेहरे पे महसूस करके वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। क्या हो रहा है जनाब? मायरा दबे कदमों उसके पीछे टेरेस पे ही चली गई। मौसम इंजॉय, उसने मशहूर कुन लहजे में कहा। अकेले अकेले? मायरा ने छेड़ा। अकेले हैं तो अकेले ही इंजॉय करेंगे ना। अब आपकी तरह तो नहीं कि जब मंगेतर की याद आती है वो फ़ोन पे ही आपकी तन्हाइयाँ बांटने चला जाता है। मायरा अंगेज थी। उसकी मंगनी अपनी खाला के बेटे से हुई थी। वो कनाडा में होता था और इन लोगों की अक्सर फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। तो क्या ख्याल है तुम्हारी तन्हाइयाँ बांटने के लिए भी कुछ बंदोबस्त कर दे? मायरा ने जुबानी अंदाज में कहा। अरे तौबा तौबा, अल्लाह का खौफ करे मायरा आपी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। उसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाए। क्यों भाई, क्यों नहीं सोच सकती? मायरा ने ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट होने में तकरीबन 3 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह 3 साल बाद भी मेरा शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं। मैं स्टडी के बाद जॉब को तरजीह दूंगी। रायना ने सख्ती से कहा। चलो देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हारी मर्जी चलती है या फिर मामा की? मायरा ने कंधे उचकाए। बस आपकी शादी हो जाए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है।
रायना ने मायरा को छेड़ते हुए अंदाज में कहा, क्यों, क्या मैं ही कुर्बानी का बकरा हूँ? ना तुम शादी के लिए तैयार हो और ना ही वो अरीब साहब। मायरा ने रायना और अपने भाई का नाम लिया। बस हमने अपनी फैमिली फ़िलहाल तुम्हारे ज़रिए ही बढ़ानी है। रायना ने मुस्कुराहट रोक रखी थी। माशाल्लाह, क्या ख्यालात हैं मोहतरमा के, मुँह धो रखो। ये ना हो कि मैं मामा से कह दूँ मैं तब ही शादी करूँगी जब रायना की होगी। उफ खुदाया, ऐसा जुल्म भी मत करना, रायना ने खौफ से दहल कर कहा और मायरा हंस पड़ी थी। यूं ही हंसते हंसते उसकी नज़र गेट पे गई। चौकीदार ने गेट खोला और जोजो की गाड़ी अंदर आकर रुकी। रायना की हंसी को ब्रेक लग गई। उसके चेहरे पे संजीदगी छा गई। अस्सलाम वालेकुम। जोजो उनको देख कर टेरेस पे आ गई। वालेकुम अस्सलाम, मायरा ने जवाब दिया। कैसी हैं आप? फाइन, तुम सुनाओ, मायरा ने भी जवाबन पूछ लिया। वेरी फाइन, जोजो ने बशारत से कहा। ओके, तुम लोग बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। मायरा इन दोनों के कंधे थपक कर चली गई। वो दोनों टेरेस पे तनहा थी। शाम का सांवलापन स्याही में बदल रहा था। हवा में रुचि खनकी में इजाफा हो रहा था, लेकिन इस खनकी के बावजूद रायना को यह मौसम बहुत भला लग रहा था। हवा के धीमे लम्स में एक सुरूर था जो वो दिलो जान से महसूस कर रही थी। मैं जानती हूँ रायना, तुम मुझसे नाराज़ हो, जोजो ने आहिस्तगी से कहना शुरू किया। गलत फहमी है तुम्हारी, वो लापरवाही से बोली। क्या मतलब? जोजो को समझ नहीं। मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि नाराज़ होने के लिए कोई रिश्ता होना चाहिए जो मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं है। रायना, जोजो के अंदाज में एहतजाज था, ये बात तुमने ही मुझे बावर करवाई है। प्लीज़ रायना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इस वक्त वाकई कश्मकश में थी। सच्चे दोस्त दोस्तों के लिए कश्मकश में नहीं पड़ते, बल्कि खड़े खड़े फैसले करते हैं। इस वक्त तुमसे इंतखाब करना मुश्किल हो गया कि तुम किसकी बात मानो, मेरी या उस हंसी की। देखो जो पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं। अगर तुम ही नई दोस्तों के चक्रों में पड़कर ऐसा करोगी तो तुम जान सकती हो मैं क्या सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रायना लफ्ज़ चबा चबा कर कहती हुई उसकी तरफ मुड़ी। जो चुप खड़ी थी क्योंकि वो गलत थी। आई एम सॉरी, वो मदम आवाज़ में बोली। इतने लोगों में मुझसे नज़र चुरा लेना और तन्हाई में सॉरी कर लेना मेरे लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं। प्लीज़ रायना, आई एम रियली सॉरी। जो हनूज सॉरी किए जा रही थी। जो तुम नहीं जानती, तुम खसारे की तरफ जा रही हो। वो तुम्हें पागल बना रहा है, फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारे साथ। रायना कहने से बाज नहीं आई। वो जो भी कर रहा है, मगर मैं इतना जानती हूँ, मैं उससे मोहब्बत कर रही हूँ। जो का लहजा ठहरा हुआ था। रायना ठटक गई। उसने चौंक कर जो का चेहरा देखा, यानी वही कुछ हो रहा था जो रायना पहले से सोच रही थी। जो के चेहरे पे बिखरे रंग कोसे कज़ा के रंगों से ज़्यादा हसीन लग रहे थे। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा, गोद में लैपटॉप रखे किसी के साथ चैटिंग में मसरूफ़ था। जब उसके मोबाइल पे वाइब्रेशन हुई, उसका मोबाइल हमेशा वाइब्रेशन पे रहता था, उसे रिंगटोन से खासी चिढ़ होती थी। उसने हाथ भराकर बेड पर रखा, मोबाइल उठाकर देखा। किसी अननोन नंबर से मैसेजेस थे जिनमें पोइट्री तहरीर थी। उसने बिना पढ़े मोबाइल साइड पे डाल दिया। उसकी उंगलियां दोबारा से लैपटॉप की कीज़ पे हरकत करने लगी और अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मोबाइल पे लगातार वाइब्रेशन होने लगी। उसने दोबारा मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी। उसे अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से खूबसूरत सी आवाज़ थी। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? वो एक लम्हे के लिए लैपटॉप से अपना हाथ हटा चुका था। मैं अनिला बात कर रही हूँ, क्या हसन से बात हो सकती है? वो नर्म लहजे में पूछ रही थी। जी बोल रहा हूँ, आपका तारुफ? वो काफ़ी संजीदा था। मैं यूओजी में पढ़ती हूँ, आपको वहीं देखा था। उसने तारुफ का पहला सिरा उसके हाथ में थमाया। अच्छा अच्छा, वो सर हिलाते हुए बोला। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस लगन सच्ची थी, मिल गया। वो फ्रेश अंदाज में बोली। फिर भी आपके दोस्त वलीद और अली से लिया है, वो इसके इसरार से मजबूर होगी। ओह, तो ये नए काम उन्होंने किया है? क्यों, आपको बुरा लगा? लगना भी चाहिए, वो लापरवाह था। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। लड़की खासी उजलत पसंद थी। हंसी बेसाख्ता मुस्कुराया। मेरे बारे में जाने बगैर वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। क्या मतलब है आपका? अनिला चौंकी। मतलब ये कि मेरे बारे में जानने के बाद आप अपना दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ वापस खींच लेंगी। वो दोबारा से लैपटॉप की कीज़ प्रेस करने लगा और बाएं हाथ से फ़ोन कॉल सुन रहा था। मैं फ़ैसला एक बार करती हूँ, हमेशा के लिए करती हूँ। हाथ पीछे हटाना या कदम पीछे हटाना मेरा शेवा नहीं। वो मजबूत लहजे में बोली। हंसी वाकई मुतासिर हुआ। लड़की खासी दिल गुर्दे वाली थी। देखिए मिस अनिला, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा इंसान भी नहीं हूँ। मैं हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा और हर बुरे इंसान के साथ बुरा हूँ। अलबत्ता हर चीज़ से कतई नज़र मैं दोस्तों की बहुत कदर करता हूँ। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत अहम है, लड़के भी और लड़कियाँ भी। हंसी मजाक से हटकर मैं अपने दोस्त की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं हर दोस्त को बताता हूँ कि ज़िंदगी में मैं उनका प्यार, इज़्ज़त और कदर के सिवा और कुछ नहीं दे सकता, और ना ही वो मुझसे कुछ और की डिमांड करें। हंसी बात करते करते ज़रा तवक्कुफ़ के लिए ठहरा। ये सारी बात आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप करने के बाद आम लड़के लड़कियों की तरह मोहब्बत का या शादी वादी की कोई ख्वाहिश पालेंगी या फिर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखेंगी, तो आपका ये इरादा सरासर बेकार होगा। मैंने अगर ज़िंदगी में मोहब्बत की भी तो इंशाल्लाह अपनी बीवी से ही करूँगा। मेरी मोहब्बत की हकदार वही लड़की होगी जो मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी में आएगी
البتہ میری تمام فیمیلز فرینڈ میرے لیے خاص اور بہت اہم ہیں، ان کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں، بس وہ دوستی کے بعد کسی اور جذبے کا تقاضا نہ کرے۔ وہ بات پہلے سے کلیئر کر دینے کا عادی تھا، اس نے آج تک کسی بھی لڑکی سے یہ بات کلیئر کیے بنا دوستی نہیں کی تھی۔ وہ پہلے ہی روز سب کچھ ان پہ واضح کر دیتا تھا۔ جو وغیرہ کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور اب انیلا کے ساتھ وہ اس کی بات سننے کے بعد خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا۔ فون آن رکھوں یا بند کر دوں؟ ہنسی کا لہجہ سنجیدہ اور نبا تلا سا تھا۔ دوسری طرف سے گہری سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ آن رکھیں، گویا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گڈ، آپ نے میری بات کو جلدی سمجھ لیا، آئی لائک دیٹ۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تھینکس، میں اگر بات سمجھ لیتی ہوں تو اپنی بات سمجھا بھی لیتی ہوں۔ بہرحال آپ سے بات کر کر آپ کے آدرش جان کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ توصیفی کلمات ادا کرنے لگی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، جواباً وہ بھی بول پڑا۔ اوئے یار، سن تو صحیح۔ توصیف دور سے ہی کچھ ہائے وائے کرتا آ رہا تھا۔ زیغم کے بچے بہرے ہو گئے ہو کیا؟ توصیف چبا کر بولا۔ آہستہ بولو، میرے بچے ابھی سو رہے ہیں، اپنی بھونڈی آواز سے انہیں جگانے کی کوشش مت کرو، ورنہ اگر وہ جاگ گئے تو مصر کی ممی کی طرح حشر اٹھا دیں گے، نگل جائیں گے تم کو۔ زیغم نے اسے ڈرانے کے لیے کہا۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہارے بچے، تمہیں تو کوئی بات بتانا ہی فضول ہے۔ توصیف ناگواری سے بولا۔ ہاں سنا میری بچری، ایسی کیا بات ہے جو تیرے پیٹ میں ٹھہر نہیں رہی؟ زیغم نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گویا احسان کیا۔ اوئے منحوس، تو مجھے ہی بچری بنا بنا کے خوش ہوتا رہے گا، اور ادھر وہ حسن صاحب ہر روز ایک نئی بچری کے ساتھ موجے اڑاتا رہے گا۔ جانتے ہو نا موج کا مطلب؟ توصیف نے جل کر کہا اور ایک چنگاری زیغم کے سینے میں بھی پھینکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، نئی بچری؟ زیغم کی آواز صدمے سے بند ہونے لگی۔ ہاں نئی، بالکل نئی نگور۔ توصیف مسالہ لگا کے بولا۔ تم نے کہاں دیکھی؟ زیغم تو جیسے روحان سا ہو رہا تھا۔ UFC میں؟ توصیف نے کندھے اچکائے۔ زیغم کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ ہنسی۔ ود بچری، وہ بھی UFC میں؟ لیکن یار اسے وہ ملی کہاں سے؟ وہ تو ویکینڈ پہ گھر گیا ہوا تھا۔ زیغم نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ اسے نئی نکور بچی کہاں سے ملی۔ توصیف نے کندھے اچکائے۔ ویسے یار اللہ بھلا کرے، بہت کمال کی ہے، واہ کیا حسن ہے، انتہائی خوبصورت، پڑھی لکھی اور اسٹائلش۔ اسے دیکھ کر ہی میرا دل خوش ہو گیا، اور وہ کمینہ اس کے قریب بیٹھ کر اس سے باتیں کر کے اسے دیکھ دیکھ کر سراب ہو رہا ہوگا۔ توصیف کے منہ میں پانی آ گیا اور رشک بھرے انداز سے آہ بھری۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ زیغم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ توصیف نے حیرانگی سے پوچھا۔ UFC اور کہاں؟ زیغم نے گھورا۔ مگر کیوں؟ یہ دیکھنے کہ وہ اس معصوم لڑکی پہ کون کون سے جال پھینک رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، معصوم؟ توصیف کہا لگا کر ہنسا۔ یار وہ لڑکی معصوم ہوتی تو تیرے پاس آتی، تجھے اپنا دوست بناتی، اس کمینے کے پاس نہ جاتی۔ توصیف بیچارہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زیغم نے گھور کے پوچھا۔ یار میرا مطلب ہے وہ لڑکی بڑی خرانٹ ہے، اسی لیے تو اس نے ہنسی کا انتخاب کیا ہے، ورنہ ڈپارٹمنٹ میں تمہارے جیسے خوب نوجوان بھی تو موجود تھے۔ وہ بات تو نہیں، البتہ لہجہ بدل گیا۔ ہاں یار یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اس لڑکی نے تمہارا اور میرا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ شاید وہ تمہاری لچکیلی کمر دیکھ کر قریب نہ آئی ہو۔ زیغم نے بھی باتوں باتوں میں حساب برابر کر لیا۔ اور تمہارے چہرے پہ تو وہ دور سے ہی کسی چیل کا عکس دیکھ کر چلی گئی ہوگی۔ میں انشاءاللہ اگلی جمعرات کو تمہیں بنگالی عامل بابا کے پاس لے کر جانے والا ہوں، وہی تیرے اندر سمائی چڑیل کا خاتمہ کرے گا۔ توصیف نے پرعزم لہجے میں اطمینان سے کہا۔ یار کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم دونوں اکیلے بیٹھے بھی جھگڑتے رہتے ہو، ولید اور عباس بھی وہیں چلے ہیں، جھگڑ نہیں رہے، اپنی اپنی قسمتوں میں ماتم کر رہے ہیں۔ یار ساڈی قسمت تے شروع تو ہی ماڑی ہے، اللہ نے بہتے ماڑے نصیب لکھ دیتے نے ساڈے۔ علی غمگین لہجے میں بولتے ہوئے پنجابی دیہاتی عورتوں کی طرح سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ہاں یار تیرے نصیب تو واقعی بہت ماڑے ہیں، اللہ نے خوبصورت نوجوان گھبرو تو بنا دیا، قد چھوٹا دے دیا، اب وہی علی ہمارے درمیان چلتا پھرتا رہتا ہے اور اپنے نصیب کو روتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا جو بے نصیبے کا قد تھوڑا اور بڑا ہو جاتا؟ ولید نے افسردگی کا اظہار کیا تھا، اور علی کل دل چاہا اپنا صحت مند وجود لے کر علی کے سینے پر بیٹھ جائے اور اس کا دم نکال دے، آخر نازک سی تو جان تھی اس کی۔ میرا صرف قد چھوٹا ہے نا، اور تو ہے ہی چلتی پھرتی شاہ دولہ پیر دی چوہی۔ علی نے بھی ادھار رکھنا گوارا نہیں کیا، اور ولید شاہ دولہ پیر دی چوہی کے لانے جانے پہ بلبلا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی جنگ و جدل کا سامان پیدا ہوا، وہاں جو چلی گئی۔ ہنسی کہاں ہے؟ وہ سارے گروپ میں اسے نہ دیکھ کر تھوڑا متفکر ہوئی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، زیغم تیزی سے بولا۔ پتہ تو ہے، ویکینڈ پہ گھر گیا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ آج آ گیا ہوگا۔ جو بغیر نروس ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کا خیال درست ہے، زیغم مسکرایا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا وہ آ چکا ہے؟ جی ہاں آ چکا ہے، آپ کا ہی پوچھ رہا تھا۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ جو کو بے چینی ہونے لگی۔ UFC، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے میں بھی وہیں چلتی ہوں۔ جو تیزی سے پلٹ گئی، اور توصیف وغیرہ نے یکدم زیغم کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ رنگ میں بھنگ ڈالا ہے؟ زیغم شرارت سے مسکرایا۔ رنگ میں بھنگ نہیں ڈالا، بلکہ تم نے اپنی شامت بلوائی ہے۔
अब जो वो तुम्हारे रंग में ढंग डालेगा, रंग में भंग डालेगा ना, तुम देख कर दंग रह जाओगे। इतना सोच लो अभी से, वलीद ने उसे इन्फॉर्म किया था। रायना बहुत ही रिजर्व किस्म की लड़की थी। बहुत ज़्यादा बोलना और बेतुकान बोलना उसे हरगिज़ पसंद नहीं था। ना ही उसे इससे बात बात पे हंसना और कह के लगाना अच्छा लगता। उसे हर उस चीज़ से चिढ़ थी जो आजकल की हर लड़की लड़की में मौजूद थी। फ़ोन पे घंटों भर दोस्तों से बातें करना, लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप, एक दूसरे को तोहफ़े तोहफे देना और पढ़ाई के नाम पे घर वालों की आंख में झोंक धूल धूल झोंक कर याशी और मौज मस्ती करना उसे सहज जहर लगता था। वो अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत की पासदारी करने और अपनी हदूद में रहने वाली लड़की थी, और जैसी वो खुद थी दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में पहले ही रोज़ उसकी दोस्त बनने वाली जोजो उसे वाकई पसंद तो थी, मगर जोजो की कुछ बातें उसे नापसंद थी। वो चाहती थी कि जोजो भी उसी की तरह रहना सहना सीख जाए, मगर जो जो मनमौजी लड़की थी वो वही करती जो उसके दिल में आता था। उसके दिल में आया राना से दोस्ती कर ली, उसने कर ली। उसके दिल में आया हंसी से दोस्ती कर ली, उसने वो भी कर ली। बस बात ये थी कि वह अपने दिल को इनकार नहीं कर सकती थी। जो दिल चाहता वो करती थी, लेकिन रायना के पास दिल ने ही दिमाग के फैसले हुआ करते थे, और आजकल उसका दिमाग कह रहा था कि जो हंसी से दोस्ती ख़त्म कर दे, मगर वो ये बात जो से कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज मौका मिल ही गया था। रायना की गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई थी, इसलिए उसने जो से कह दिया मुझे पिक कर ले, और जो हुक्म बजा लाई। ठीक 8 बजे वो रायना के गेट पे हॉर्न दे रही थी। रायना पहले से तैयार बैठी थी, फ़ौरन बाहर आ गई। माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ की तैयारी है? रायना जोजो को देखते हुए पूछ बैठी। आज 12 अक्टूबर है। जोजो हल्के से मुस्कुराकर बोली। 12 अक्टूबर में क्या ख़ास बात है? रायना को भला क्या इल्म था, 12 अक्टूबर में ही तो ख़ास बात है। जोजो के लहजे पे दिलकशी थी, नरम गरम जज्बात की। कुछ पता तो चले। वो उलझन से बोली। आज हंसी का बर्थडे है। वो जो सरशारी से बोल रही थी। ओह, रायना ने होंठ से कहते हुए कहा। हंसी बहुत अच्छा है रायना, जो अपनी धुन में कह रही थी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो मेरी एक बात मानूंगी? रायना ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर जोजो के चेहरे पर मरकूज कर दी। क्या बात? वो जो विंड स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा सकती थी। सामने रोड पे अच्छा खासा रश था। हंसी से दोस्ती ख़त्म कर दो, रायना ने बड़ी तेज़ी से कह दिया, और जोजो एकदम नज़र हटाकर उसे देखने पे मजबूर हो गई। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ठीक कह रही हूँ जोजो, वो अच्छा नहीं है, वो फ्लर्टी है, वो कभी तुमसे वफा नहीं करेगा। रायना ने समझाने के लिए कहा। वो अच्छा नहीं है, उसने मुझे बताया था। वो फ्लर्टी है, उसने ये भी बताया था। वो कभी मुझसे वफा नहीं करेगा, ये भी वो बताता ही रहता है। जो लापरवाही से बोली। फिर तुमने उसे दोस्ती क्यों कर रखी है? रायना को अचंभा हुआ। वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए। जो हनूस लापरवाह थी। हर बुरी चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी तो तुम उसे अपना लोगी? वो ताज्जुबन में नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। हाँ अपना लूँगी, क्योंकि वो चीज़ किसी और को ना सही मुझे तो अच्छी लग रही है, उसने जवाब पेश किया। ये गलत है जो इसी गलती में इसी गलत में मेरे दिल की खुशी है रायना। जो इत्मीनान से बोली। क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचता है? वो मेरे लिए क्या सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सारे किस्से का अंजाम क्या होगा? रायना का ताज्जुब बरकरार था। अंजाम तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन ऊपर वाला ये तो नहीं कहता कि जानते बूझते और खुली आंखों से सब देखते हुए किसी गड्ढे में गिर जाओ। प्लीज़ यार रायना, क्या फ़लसफ़ा लेकर बैठी हो? छोड़ो, सुबह सुबह कोई और बात करो। जो के दिलो दिमाग पे हंसी की पर्सनैलिटी का सहर छाया हुआ था। ऐसी बातें भला कब अच्छी लग सकती थी? उल्टा नागवार ही गुजरती। ये बात छोड़ने वाली नहीं है, बहुत अहम है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए। वो लड़का महज फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें ऐसे दोस्त से दूर हट जाना चाहिए। कल को तुम्हें कोई नुकसान भी हो सकता है। रायना इंतहाई हद तक जाकर सोच रही थी। रायना, हंसी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्रॉड? मैं इस पर ध्यान नहीं देती। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि हंसी मेरा दोस्त है और मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उसे किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी ये बहस ला हासिल है। यहाँ एक बात और, हंसी किरदार का हल्का नहीं है। अपने किरदार के लिहाज से जितनी अच्छी तुम हो, इतना ही अच्छा वो भी है। वो कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करता। जो ने दो टोक कहते हुए जैसे गुफ्तगू समेटी। ओह, लगता है अपने हवाले से उसने तुम लोगों को अच्छा खासा ट्रेन कर रखा है। रायना तंजिया बोली। ट्रेन करना होता तो वो सिर्फ लड़कियों को करता, बल्कि यहाँ तो उसके दोस्त लड़के भी उसके गुन गाते हैं, तारीफ़ें करते हैं। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज तक उसने खुद से किसी भी लड़की की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। लड़कियाँ खुद ही उसे मतवज्जा करती हैं और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। मैंने भी खुद ही पेशकदमी की थी। वो मेरे पास मुझे फंसाने के लिए नहीं आया था, मैं गई थी, मैं खुद। उसने चबा चबा कर बताया। गेट के बाहर गाड़ी पार्क कर दी। जो के उतरने से पहले ही रायना अपनी साइड का डोर खोल कर उतर गई, जबकि जो हंसी के लिए लाए जाने वाला गिफ्ट और फूलों का बुके उठाकर अंदर आ गई और ए ब्लॉक की सिमत भर गई, जहाँ इस वक्त हंसी की बर्थडे सेलिब्रेशन जोरों पर थी। उसके तमाम दोस्तों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी, और वो खुद भी बेहद बजी और हैंडसम लग रहा था। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, जिसके फ्रंट पे बड़े बड़े हरूफ में बैड बॉय लिखा था, और सभी लड़कियों की नज़रें बस उसी पर मरकूज थी। बावजूद कोशिशों की निगाह हट ही नहीं रही थी। अनम, अनीला, ज़िकिया, पिंकी, आमना और जो वगैरह उसके दाएं बाएं खड़ी थी।
सभी उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। जैगम अब्बास और तौसीफ वगैरह ने सेलिब्रेशन के सारे इंतजाम और सारे अखराजात खुद किए थे। यहाँ तक कि वो लोग अलग अलग केक भी लेकर आए थे। टेबल पर मुख्तलिफ साइज़ के तकरीबन 6 केक सजे हुए थे। सेलिब्रेशन का इंतज़ाम कैंटीन में किया गया था। अलबत्ता लंच का प्रोग्राम यूएफसी में रखा गया था। यूएफसी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड इंतहाई खूबसूरत पुरसकून और साफ़ सुथरे माहौल का एक फ़ास्ट फूड कॉर्नर था, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स पेट पूजा करने और टाइम पास करने की गर्ज से आते थे। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स वहाँ अपनी बर्थडे या कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होते थे, कोई अपनी एंगेजमेंट का और कोई तालीम में कामयाबी का जश्न मना रहा होता। और आज भी यही हाल था कि उसके दोस्तों का पूरा जश्न मनाने का इरादा था। उन्होंने उद्यम मचा रखा था। पूरी यूनिवर्सिटी को इल्म हो चुका था कि आईटी डिपार्टमेंट के हसन अली की आज 12 अक्टूबर को बर्थडे है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी आते जाते उसे विश कर रहे थे। उसके दोस्तों ने ढिंढोरा पीट के रख दिया, हालांकि वो रोक भी रहा था, मगर परवाह भला किसे थी। वो भी उनके साथ शामिल ये हल्ला गुला एंजॉय करने लगा। उनकी शरारतें वजूद अरूज पर थी। कहाँ हो? उसने जैगम को मैसेज सेंड किया। ब्लॉग की बैक साइड पर। चंद सेकंड बाद रिप्लाई भी आ गया। क्या कर रहा है? उसने दूसरा मैसेज किया। क्या कर सकता हूँ भला? दूसरा रिप्लाई भी फ़ौरन आ गया। करने को तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे यार, ये बता साथ में कौन है? हसी ने शरारत भरा मैसेज लिखा और साथ ही एक स्माइल का आइकॉन भी ऐड कर दिया। तुम्हारी भाभी। जैगम ने 2 आइकॉन ऐड करके भेजे थे, आंख दबाकर मुस्कुराते हुए। कौन से नंबर वाली? हसन का मैसेज फ़ौरन पहुंचा। दूसरे नंबर वाली यानी सोनिया। जैगम का मैसेज पढ़कर हंसी के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। सोनिया बहुत ही खूबसूरत और नाज नखरों वाली लड़की थी। उसकी ये बुरी आदत थी कि वो शक्की बहुत थी। शुरू में जब वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर गुजरात आई तो जैगम उसे देखते ही फिदा हो गया। वो इतने दिनों से बात करने के लिए आहे भरता और तरसता रहा था। जब उसकी हसरत, उसका शौक देखते हुए तमाम दोस्तों ने ऐसी तरकीबें लड़ाई कि सोनिया खुद ब खुद जैगम की तरफ माइल हो गई। लेकिन उसने ये शक हमेशा साथ रखा कि जैगम की पहले भी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप रह चुकी है। हालांकि जैगम ने 1000 सफाइयाँ दी थी, 1000 इनकार किए। अब भी अगर वो किसी लड़की के साथ होता तो सोनिया को देखकर फ़ौरन इधर उधर छुप जाता था। लेकिन आज कहाँ छुपता जब हसी ने हमला कर दिया। हसी ने सोनिया के नंबर पे बस एक ही मैसेज लिखा था कि डियर सोनिया, मीठी मीठी बातें करने से पहले जैगम का मोबाइल चेक करो। उसके मोबाइल के इनबॉक्स और आउटबॉक्स में मौजूद तमाम मैसेजेस पढ़ो। बस इतनी सी बात थी कि आग भड़की और जैगम का तिनका जमा करके बनाया जाने वाला आशियाना जलकर राख हो गया। सोनिया ने जब जैगम के आउटबॉक्स के मैसेज में दूसरे नंबर वाली पढ़ा तो वह काट खाने को दौड़ी थी। उसका गज़ो गज़ब से बुरा हाल था। उसके बस में होता तो वो खूनखार जंगली बिल्लियों की तरह उस पर झपट पड़ती, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों में तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। उसने जैगम का मोबाइल ज़मीन पर दे मारा और वहाँ से चलती बनी। जैगम को कुछ पता नहीं था आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने मुस्कुराहट रोकते हंसी को देखा तो सब समझ में आ गया। जलील कमीने खबीस, तुमने ऐसा क्यों किया? जैगम मुठ्ठियाँ भींच कर चिल्लाया। रंग में भंग डाला है बस, और तो कुछ नहीं किया। हसी ने बेनियाजी से कहकर कंधे उचकाए और जैगम उसके डायलॉग से जान गया कि उसने उस रोज़ वाला बदला लिया है। हालांकि जैगम को तौसीफ वगैरह ने ऐसा करने से मना भी किया था। अब वो आठ आंसू रो रहा था। अब बस कर यार, मगरमच्छ के आंसू बंद कर दे। तुझे पता तो था कि हंसी से पंगा लेना आसान नहीं। उसने जैगम का कंधा थपका। इतने में बाकी भी जमा हो गए और जिस को जैगम की आप बीती का पता चला वो हंसी और शरारत के पुल बांधते चले गए थे। यार बेशक मैंने मजाक किया था, लेकिन इसे जो या नीला छोड़कर तो नहीं गई थी ना। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो दुहाई दे रहा था। हंसी शरीर हुआ। देखें जी, सारी बात है प्यार की। मेरी फ्रेंड को मुझसे प्यार है, इसलिए वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे तो यही लगता है तुम्हारी फ्रेंड्स को तुमसे प्यार नहीं है, इसलिए छोड़कर चली जाती हैं, वरना कोई और वजह नहीं है। ऐसी की तैसी तेरे प्यार की। तुमने मेरी सोनिया भगाई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैगम बिलाहिर उस पर झपट पड़ा और हंसी यकदम उसके शिकंजे से बचते हुए भाग निकला था। और यूं ही भागते हुए वो सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। हंसी ने ज़रा मुड़कर अपने पीछे लपकते जैगम को देखा और नज़र चूक गई। अगले ही पल एक दिहला देने वाली ज़ोरदार चीख फ़ज़ा में गूंजी और वो सामने आने वाले अंधाधुंध भागते लड़के से टकराकर सीढ़ियों से गिरती चली गई। और इस लड़की को इस बुरी तरह गिरते देखकर हंसी और जैगम खुद भी घबरा गए। दोनों लपक कर उसके पास पहुंचे। हंसी ने फ़ौरन बाजू का सहारा देकर उसे सीधा किया और उसका चेहरा देखकर ठटक गया। वो रैना थी, जो की फ्रेंड। उसके सर में ज़्यादा गहरी चोट आई थी, इसलिए खून बह रहा था। वलीद, तुम गाड़ी निकालो। हसन ने उजलत में सामने खड़े वलीद को ही काम सौंपा। तुम जो का पता करो, इसे भी साथ ले आओ। उसने जैगम को कहा। तो सैफ, जल्दी से इस लड़की की सारी बिखरी चीज़ें इकट्ठी करो और गाड़ी में आ जाओ। उसने डायना को उठाकर गाड़ी में डाला और इमरजेंसी में लेकर अजीज़ भट्टी अस्पताल आ गए। उनके पीछे जो और बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए थे। गवर्नमेंट अस्पताल था, इसलिए शक व शुबहात की बिना पर पूछगिछ शुरू हो गई कि कहीं ये पुलिस केस ना हो। लिहाजा हसन ने अपने टीचर सर हटक को कॉल की और उनकी गवाही और सफारिश पे
रायना को एडमिट कर लिया गया। आधे घंटे बाद थोड़ा रश कम हुआ तो डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने चंद मेडिसिन लिख दी जो स्टोर से लेकर आनी थी, इसलिए हसन ये काम किसी को भी दिए बगैर खुद ही गाड़ी लेकर मेडिकल स्टोर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया तो रायना कहीं नहीं थी। कहाँ है वो? हंसी को परेशानी लायक हुई। उसके घर वाले आए थे, उसे यहाँ से डिस्चार्ज करवा के किसी और अस्पताल ले गए। गवर्नमेंट अस्पताल उनके म्यार का नहीं था, वलीद ने संजीदगी से बताया। हालांकि वो भूल रहे थे कि ऐसे इमरजेंसी केस प्राइवेट अस्पतालों में कम ही हैंडल करते होते हैं। हर कोई ऐसे केस को गवर्नमेंट अस्पताल भेजता है। एनीवे उनकी अपनी मर्जी, जो चाहे करें। हमारा काम था फ़र्ज़ पूरा करना, हमने कर दिया। अब्बास ने लापरवाही से कंधे झटके, लेकिन हंसी हाथ में पकड़ी दवाइयों का शॉपर देख रहा था जो अब गैर ज़रूरी था। वो तकरीबन 5 रोज़ बाद यूनिवर्सिटी आई तो उस पर पहली नज़र हंसी की पड़ी। वो बेख्तियार उसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और सारी बातें तर्क करके उसके करीब चला आया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वो अपनी वजह से किसी को मिलने वाली अपनी तकलीफ़ पर शर्मिंदा था। रायना उसे अपने सामने देखकर भिन्न आ गई थी। तुम? वो चबा कर बोली। आई एम सॉरी मिस रायना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। हम लोग आपकी इजाज़त के लिए अस्पताल आना चाहते थे, लेकिन फिर ये सोच कर रुक गए शायद आपके घर वालों को बुरा लगे। एनीवे आप ये बताएं, आप तबीयत कैसी है? हसीन इंतहाई शाइस्तगी से बोलता, बहुत ही महज़ब अंदाज में उसका हाल चाल पूछ रहा था। कुछ दूर बैठे उसके दोस्त भी उसे रायना के पास खड़े देख रहे थे। मेरा रास्ता छोड़ो। रायना का लहजा सख्त था। मैंने आपकी तबीयत पूछती है, रास्ता नहीं रोका। मेरी तबीयत से तुम्हें क्या मतलब? वो भी बुला के गुस्सीली और बदगुमान लड़की थी। आपकी तबीयत से मुझे ये मतलब है कि आपकी तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई। बुरा एहसास है आपको? वो भिनकारी। बस जी, अपना तो दिल ही ऐसा है। वो संजीदगी से बात करते करते भी अपनी शरारत फितरत से बाज नहीं आया। लेकिन नायना फट पड़ी थी। शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़कियों को फांसने के बहाने हैं ये सब। पहले उनसे टकराते हो, फिर ये आदत करते हो, फिर उनसे सॉरी बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बात आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। अगर ये कुछ करना होता है तो सीधे सीधे लड़कियों को ऑफर कर दिया करो। इनडायरेक्ट बात करने का क्या फ़ायदा? जो कुछ चाहते हो डायरेक्ट बोल दिया करो। वो इंतहाई तलखी और अहानत अमेज़ लहजे में बोल रही थी। मिस राइना हैदर, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको फांसने का और ना ही आपसे रवाबित बढ़ाने का। मेरे सामने आप जैसी हज़ारों कितार बंदे खड़ी होती हैं और मेरी एक नज़र के लिए तरसती हैं। एक आप ना हुई तो क्या हो गया? मेरे चाहने वालों में कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, अगर मैं वाकई आपको फांसने की कोशिश करता तो यकीनन फांस भी लेता। बस बात यह है कि मैंने कोशिश ही नहीं की, वरना आप तो। उसने रायना की हमेशा की तहकीर अमेज़ नज़रों और बातों का हिसाब पल में बराबर कर दिया। वो तो जैसे पागल हो उठी। जलील, कमीने, आवारा, लोफर, तुम और कह भी क्या सकते हो? जैसे बदकिरदार खुद हो वैसा ही दूसरों को भी समझती हो। मैं तुमसे बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। मुझे इस रास्ते से जाना भी नागवार गुजरता है जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो। वो गिरी पड़ी लड़कियां और होंगी जो तुम्हारी बात और तुम्हारे जाल में आ जाती हैं। हज़ारों लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हो, उनके जिस्मों के साथ खेलते हो। तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप से? वो चीख चीख कर बोल रही थी और हंसी के दोस्तों के साथ साथ और भी स्टूडेंट जमा हो गए। हंसी का चेहरा गुस्सा जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो गया था। देखिए मिस रायना, आप इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हैं। आपको कम अज़ कम तो सिर्फ यकदम आगे बढ़ा। अपने दोस्त की इतनी जंग हितक और इंसल्ट उनमें से किसी को भी गवारा नहीं थी। तो सिर्फ रहने दो, बोलने दो इनको जो भी बोलना चाहती हैं। हंसी ने हाथ उठाकर तो सिर्फ को खामोश करवा दिया। तुम्हारी कोई इज्जत होगी तो तुम्हारी इंसल्ट का एहसास होगा। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं उसे बेइज्जती की भला क्या खबर? रायना का आखिरी वार बड़ा कारी था। हंसी ने यकदम झटके से सर उठाकर उसे देखा। आंखों में बर्फ उतर आई थी। इतनी सर्द नज़रों से देखा कि रायना की रीढ़ की हड्डी जैसे करकरा के रह गई। वो चंद कदमों का फासला कदमों से समेट कर रायना के बेहद करीबा खड़ा हुआ। एक मजमे की सूरत खड़े स्टूडेंट्स टटक गए थे। वो क्या करने वाला है? रायना हैदर, मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो औरत इज्जत करना नहीं जानती वो इज्जत करवाने की हकदार भी नहीं। तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरा इंतज़ार करो। मैं क्या करता हूँ? मैं कभी अपना बदला नहीं छोड़ता, इसलिए आज के बाद हमेशा याद रखना, हसन अली का तुम्हारी तरफ काफ़ी हिसाब किताब निकलता है। मैंने जब चाहा ये हिसाब बराबर कर लूँगा। बस तुम वेट करो। अल्लाह हाफिज़। वो सरगोशी आवाज़ में बोलता रायना की बोलती बंद कर गया और बाकी सब खड़े देखते के देखते रह के। मुबारक हो रायना, हरीब को जॉब मिल गई। वो घर में दाखिल हुई तो मायरा उसे गुड न्यूज़ देने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। सच्ची? रायना खुशी से उछल पड़ी थी। आज यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था, इसलिए वो लेट घर आई और हरीब उसका इंतज़ार करके अपने बेडरूम में चला गया था। मुच्ची, मायरा ने चहक कर कहा, जॉब कहाँ मिली? उसे तजस्सुस हुआ। बैंक में एक इंतहाई अच्छी पोस्ट पर। मायरा का लहजा बता रहा था। इस न्यूज़ पर सिर्फ मायरा ही नहीं बल्कि तमाम घर वाले खुश थे। वाह, मुबारक हो फिर तो। रायना ने भी खुशी का इजहार किया। अरे भाई कहाँ है? उसने आगे पीछे देखते हुए पूछा। अपने बेडरूम में। मैं देखती हूँ इनको कहाँ छुप कर बैठ गए हैं, ना कोई ट्रीट ना कोई मिठाई। वो अपना बैग लाउंज में सोफे पर डालकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। इन तीनों बहन भाइयों के बेडरूम्स ऊपर ही थे, अलबत्ता मामा और पापा के बेडरूम नीचे थे।
उसने अरीब भाई के बेडरूम के सामने खड़े होते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी। उन्होंने चंद सेकंड के तवक्कुफ से दरवाज़ा खोला ही था कि रैना बुलंद आवाज़ से चहकी, मुबारक हो, मेरी ट्रीट कहाँ है? इतनी जल्दबाजी पे अरीब पहले तो हैरान हुआ, फिर यकदम हंस पड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अंदर आओ, बैठो, आराम से बात करो, फिर ट्रीट का मुतालबा करो। अरीब ने उसे लाकर अपने बेड पे बिठा दिया। मैं सिर्फ मुतालबा ही नहीं करूँगी बल्कि मुतालबा मनवाऊँगी भी, उसने पुरजोर लहजे में कहा। अरे यार, मनवाओ तो सही, कुछ जतन तो करो। अरीब उसे छे रहा था। वाट, मैं अपने भाई से ट्रीट लेने के लिए जतन करूं, यानी खुशामद करूं आपकी? रैना एकदम चीख उठी और अरीब कहा लगाकर हंस पड़ा। ओके बाबा, ना करो, लेकिन ये तो बता दो कैसी ट्रीट लोगी? अरीब ने हथियार डाल दिए। कैसी ट्रीट हो, ये तो सोचना पड़ेगा, वो पुरसोच अंदाज में बोली और फिर कोई ख्याल आते ही आंखें चमक उठी। सिल्वर स्पून से लंच और अलीना सेंटर से शॉपिंग, बस इतनी सी ट्रीट लूँगी, उसने बड़ी आसानी से कहकर कंधे उचकाए। क्या ये सब इतनी सी है? अलीना सेंटर से शॉपिंग? यहाँ चीज़ों के प्राइस 5,000 से शुरू होते हैं। उफ, मेरी जेब अभी इतनी भारी नहीं है। अरीब ने कानों को हाथ लगाए। ओके, हम अलीना सेंटर नहीं जाते, पेस चले जाते हैं। रायना की लापरवाही हनूस थी, यानी जंगल आगे और खाई पीछे। अरीब ने सर थाम लिया। रायना अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। मान ले अरीब भाई, एक तो मानना ही पड़ेगा, वरना कोई तीसरा शॉपिंग मॉल निकल आएगा। मायरा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। वो उनकी गुफ्तगू सुन चुकी थी। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो। अरीब ने इस बात में सर हिलाया और रायना खिलखिलाकर हंसी थी। तो फिर कल लंच का प्रोग्राम पक्का? उसने तस्दीक चाही। पक्का, अरीब ने मान लिया और फिर दोनों बहन भाई हंस पड़े थे। इन तीनों बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। उसने 6th सेमेस्टर में पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया और ये खुशी उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, उसके दोस्तों के लिए कुछ कम नहीं थी। इस बार एग्ज़ाम्स के दौरान उसने वाकई टॉप करने का अज़म किया और सचमुच कर भी लिया, और वो लोग ये खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके दोस्तों ने उसे ट्रीट मांगी और वो इतनी बड़ी खुशी मिलने पर उनके इनकार नहीं कर सका। जोजो और अनीला वगैरह ने भी जोर दिया। अनीला को यूएफसी में और जोजो को किनारा पे ट्रीट देकर वो फारिग हो चुका था। रही आमना तो वो तो थी ही। दरवेश हंसी उसे ट्रीट ना भी देता तो गुजारा हो ही जाता। उसने कौन सा लड़ाई झगड़ा करना था फिर उससे खफा होना। अलबत्ता सबसे बड़ी और महंगी असामी उसके दोस्त अभी रह के थे, जिनको भुगताना बाकी था। रोज़ रोज़ की याद दहानी और तानों से तंग आकर उसने उन्हें इनवाइट कर ही लिया, और इस वक्त वो अपनी कमीनगी के अरूज पे थे। उन्होंने होटल में भी ऊधम मचा रखा था। यार हंसी, मुझे ये बता, तो इतनी लड़कियों के साथ बिजी रह कर थकता नहीं है? तो सिर्फ मायनी खेजी से उसके कंधे पे हाथ रखकर बोल रहा था। हुसन हसन, वो भी सिर्फ नाजुक का। थकन उतारता है, थकाता नहीं। ये जवाब अब्बास की तरफ से आया था। वो खुद भी बेहद खूबसूरत था और अभी तक 1-2 जगह पे मॉडलिंग भी कर चुका था। वो कश्मीरी फैमिली से था, इसलिए खूबसूरती उसे विरसे में मिली थी। लेकिन यार, तुम्हें तो बहुत स्टेमिना है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। उफ, एक बार जोजो के साथ डेट पे जा रही हो, दूसरी बार अनिला के साथ, तीसरी बार अरूज के साथ, कैसे हैंडल कर लेते हो सबको, वो भी एक ही दिन में? तो सीप का सवाल और हैरानगी हनूज अपनी जगह कायम थी। और इन तमाम फ्रेंड्स के होते हुए एग्ज़ाम में टॉप भी कर लेते हो? वाह, अमेजिंग, हमें भी कुछ सीक्रेट बताओ। वो वाकई हैरान हो रहे थे। देखिए जी, सारी बात है प्यार की, मेरा मतलब है सारी बात है मेहनत की, लगन की और तवज्जो की। मैं हमेशा हर काम मेहनत, लगन और तवज्जो से करता रहा हूँ, इसलिए मेरे हर काम का रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। वाह क्या बात है, लेकिन हमें ये तो बता दो, लड़कियों पे क्या मेहनत करते हो? जेगम बेताब हो रहा था। हॉस्टल में मेरे कमरे में आना, फिर फुर्सत से बैठकर बताऊंगा। उसका अंदाज भी शरारती था। ठीक है, आ जाऊंगा। लड़कियों को पटाने का फार्मूला लेने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जैगम आंख दबा कर बोला। तो फिर आज ही सेंट्रल जेल चले जाओ, वहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लड़कियों को पटाने के चक्कर में खुद पिट कर आए होंगे, तुम्हें उनसे फार्मूले मिल जाएंगे। तौसीफ ने जैगम को झाड़ दिया। मुझे किसी और के नहीं, बस अपने हंसी शहजादे के फार्मूले चाहिए, एकदम कामयाब। तुमने अरूश नहीं देखी? कसम से यार, क्या चीज़ है, बिल्कुल न्यू 0 मीटर चमकती धमकती। जैगम ने हंसी की नई दोस्त की ऐसे तारीफ़ की जैसे वो लड़की नहीं, शोरूम में रखी कोई लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी हो। तेरी सेटिंग करवा दूँ अरूश के साथ? हंसी ने हाथ अमताई की कब्र पर लात मारी। है सच? अल्लाह तुझे अरशाद रंग लाए, तुझे साथ साथ पुत्र दवे, तुझे खुश रखे। मैं मर भी गया तो मेरी कब्र भी तेनू दुआवां देवेगी। जैगम खुशी से बुजुर्ग बना दुआएं दे रहा था और यूं ही छेड़छाड़ के दौरान हंसी की नज़र उस पर पड़ी। दाएं तरफ वाली टेबल पर रायना हैदर बैठी हुई थी, साथ एक लड़का और एक लड़की भी बैठे थे। लगता था वो आपस में बहन भाई थे, क्योंकि नैन नगोश से अच्छी खासी शबाहत महसूस हो रही थी। रायना हैदर को देखकर हंसी के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसके चेहरे पे तनाव फैल गया, लब भींच लिए थे वो। जब जब रायना को देखता उसे अपनी तजलील और हित तक याद आ जाती। उसे याद था कि उसने रायना का दिया हुआ कर्ज सूद समेत वापस भी लौटाना है। अलबत्ता कब लौटाना है ये भी फैसला नहीं किया था, क्योंकि वो आम सा फिल्मी और अफसानवी हीरोज़ की तरह हीरोइन से इंसल्ट करवाने, उसे थप्पड़ खाने के बाद हीरोइन को अगवा करके किसी खुफिया जगह पर नहीं रख सकता था। ना ही हीरोइन की इज्जत पे हाथ डाल सकता था, ना ही उसे बदनाम और रुस्वा कर सकता था,
کیونکہ اسے خود ہی یہ کام انتہائی چیپ لگتے تھے، اور اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو بھی اپنے معیار کا، کچھ اس طریقے سے کہ رائنا حیدر اس پہ لگائے جانے والے الزامات کے بدلے تھوڑا سبق سیکھ لیتی۔ وہ اسے صرف اتنا بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ کریکٹر لیس ہے یا نہیں۔ ہنسی کیا دیکھ رہے ہو؟ ولید نے اسے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، رائنا حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ ولید استفہامیہ دیکھنے لگا۔ رائنا وغیرہ وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے وہ ہماری باتیں سن چکی ہے۔ علی کو فکر ہوئی۔ سو واٹ؟ ہنسی نے سر جھٹکا۔ خیر چھوڑو اس قصے کو، اب ایسا کرو کہ ڈھاکہ فش آرڈر کرو۔ علی نے بات ہی ختم کر دی۔ ہاں جلدی سے آرڈر کرو۔ علی کی تو توند خالی پڑی ہے، پہلے جو کچھ کھایا ہے وہ کب کا ہضم ہو چکا ہے۔ توصیف نے دوبارہ سے نان سیریس ٹریک اپنا لیا۔ ہنسی تھوڑی دیر پہلے والے غصے اور ضبط میں نہیں رہ سکا۔ اسے بھی دوستوں کے ساتھ شریک ہونا پڑا تھا۔ زندگی کا شجر ہرے بھرے پتوں سے لدا پھندا تھا۔ وقت کی رنگین بہاریں اور زرد خزائیں آتی گئیں اور گزرتی گئیں۔ ماہوں سال کی تیز دھوپ ہرے بھرے پتوں کو جھلسا کر بے جان کرتی رہی، اور زندگی کے شجر سے ہر سال ایک پتا کم ہوتا رہا۔ وقت گزرتا رہا۔ 4 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب یونیورسٹی آئے ان کے پاس جوش تھا، اشتیاق، تجسس تھا، کچھ دیکھنے کا، کچھ کرنے اور کچھ پانے کا۔ اور جب 4 سال بعد وہ یونیورسٹی سے نکلے ان کے پاس ایک دوسرے سے دوستی تھی، 4 سال کی ہنستی مسکراتی شوخ یادیں تھیں، اور ہاتھوں میں کامیابی کی ڈگریاں۔ یونیورسٹی آف گجرات کا ایک یادگار گروپ 6 لڑکوں پہ مشتمل تھا جو نہ تو اس یونیورسٹی کو بھول سکتے تھے اور نہ ہی یونیورسٹی ان کو بھول سکتی تھی۔ انہوں نے صرف ہنسی مذاق و شرارتوں میں ہی نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں بھی ریکارڈ قائم کیے تھے۔ اکثر ٹیچرز ان کو ہر فن مولا کہتے کیونکہ ان کی شرارتوں سے تو ٹیچرز بھی محفوظ نہیں رہ سکے تھے۔ ایک دو ناپسندیدہ ٹیچرز پہ تو انہوں نے بین بھی لگوا دیا تھا کیونکہ وہ ٹیچر ان کو پسند نہیں تھا۔ اسے لیکچر لینا اور پڑھنا بھی انہیں منظور نہیں تھا۔ کسی ٹیچر پہ بین لگوا کر اسے ٹکر لینا بھی صرف انہی کی جرأت تھی، ورنہ کوئی اور ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب وہ یونیورسٹی سے نکلے تو ان ناپسندیدہ ٹیچرز نے بھی ان کو خوب مس کیا، اور مس تو وہ ایک دوسرے کو بھی کر رہے تھے کیونکہ اب ان کے راستے بھی الگ الگ تھے اور منزلیں بھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لوگ ترقی اور کامیابی کی منازل طے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گئے تھے۔ اب بس اتنا تھا کہ وہ لوگ دور دور رہ کر بھی قریب تھے، ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ہنسی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی ہائر اسٹڈی کے لیے انگلینڈ چلا گیا، لیکن وہاں جا کر اپنی اسٹڈی اور جاب میں بزی رہنے کے باوجود وہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولا تھا۔ روزانہ فیس بک پہ ان سب سے باری باری گپ شپ ہوتی رہتی، اس لیے ان کی دوستی تازہ دم اور حشاش بشاش تھی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ خود بھی حشاش بشاش تھے، ایک دم فریش اور ایکٹیو۔ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ ممی یار سچ مچ خفا ہو رہی تھی۔ بالکل ارادہ بھی ہے اور نیت بھی، وہ اطمینان سے بولا۔ تو پھر کب آ رہی ہو؟ بس سب کچھ سمیٹتے ہوئے 2-3 ماہ لگ جائیں گے۔ کیا 2-3 ماہ؟ وہ حیران ہوئی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ماما، ایک جگہ سے ہر چیز ختم کر کے چل دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا، لیکن تمہیں یہ سارے کام 2-3 ماہ میں نہیں بلکہ 1 ماہ میں سمیٹنا ہوں گے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک اور مضبوط تھا۔ لیکن کیوں، ایسی کون سی آفت آ گئی ہے؟ بدتمیز آفت نہیں، تمہارے بھائی کی شادی آ گئی ہے، نومبر کی 9 تاریخ فکس ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ کیا ڈیٹ فکس ہو گئی اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج ہی فکس ہوئی ہے پاگل۔ اوہ اچھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے میری ہونے والی بھابھی کی تصویر نہیں دکھائی۔ میری جان، یہ کام تمہارے چاند بھائی کا تھا، اسے چاہیے تھا وہ تمہیں اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر دکھاتا۔ مجھے بھلا کمپیوٹر سسٹم کا کیا پتا؟ آسمہ بیگم خفگی سے بولی۔ میں بات کروں گا ان سے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اب بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تم اپنی بھابھی کو ڈائریکٹ فیس ٹو فیس دیکھ لینا، دن ہی بھلا کتنے رہ گئے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے اس وقت دلہا صاحب کہاں ہیں؟ اس کے موڈ میں شرارت گھل گئی تھی۔ وہ سب نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے شادی کے کارڈ کا ڈیزائن پسند کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑے پھرتیلے ثابت ہو رہے ہیں دلہا صاحب۔ اس نے بڑے بھائی کا مذاق اڑایا۔ میری جان، ایسے کاموں میں ہر کوئی پھرتیلا ہی ہوتا ہے۔ مجھے آج تمہاری شادی کا قصہ چھیڑنے دو، تم اس سے بھی زیادہ پھرتیلے ہو جاؤ گے۔ شادی کے معاملے میں تو تمہارے پاپا بھی بہت پھرتیلا بن دکھائے کرتے تھے۔ آسمہ بیگم نے بیٹوں کو لپیٹ میں لیتے ہوئے شوہر کو بھی بات میں لپیٹ میں لے لیا، جس پر ہنسی ایک زوردار قہقہا لگا کے ہنسا۔ اچھا کیا تھا انہوں نے، ورنہ ہمیں اس دنیا میں آنے میں دیر ہو جاتی۔ وہ باپ کا طرفدار بنا۔ اب اسی لیے تو تم دونوں بھائیوں کو شادی کا کہہ رہی ہوں، تاکہ میرے پوتے پوتیوں کو آنے میں دیر نہ ہو۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، پوتے پوتیوں کی آڑ میں آپ ہمیں زنجیر پہنانا چاہتی ہیں۔ تمہارے جیسے بدماش کو زنجیر نہ پہناؤ تو اور کیا کروں؟ ارے نہیں نہیں موم،
ابھی ایسی غلطی مت کیجیے گا، ابھی میں بغیر زنجیروں کے آزاد اڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے سختی سے منع کیا۔ آخر کب تک؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کب تک۔ بہرحال میں ابھی ایسے ہی فٹ ہوں۔ ابھی سے میرڈ لائف کی ذمہ داریوں میں پڑھ کر میں اپنی لائف کا سنہرا دورانیہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو پتہ نہیں کیوں میرڈ لائف ایک بوجھ لگتی ہے، اتنے کاہل اور کام چور ہیں کہ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ آسمہ بیگم کو کوفت ہوئی تھی، اب پاپا جیسی جلد بازی سے تو ہم باز آئے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر ماں کو چھیڑا، تمہیں ابھی اپنی پسند کی ملی نہیں، ورنہ تم بھی یہ جلد بازی دکھانے سے باز نہ آتے۔ ان کا جواب بھی 16 آنے سچ تھا۔ حسی نے ہنستے ہوئے تسلیم بھی کر لیا اور چند اور باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کی جاب کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے کافی بھاگ دوڑ کی تھی کہ اس کی اکتوبر کی لاسٹ ڈیٹس میں سیٹ کنفرم ہو جائے، لیکن اتنی جلدی ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور سر توڑ کوشش کے بعد اللہ اللہ کر کے اس کی 1 نومبر کے لیے سیٹ کنفرم ہو ہی گئی۔ اور اس کے لیے یہ غنیمت تھا کہ شادی سے 8 دن پہلے وہ پاکستان پہنچ جائے گا۔ اور واقعی 1 نومبر کو اس نے 4 سال بعد اپنے گھر میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ افضل صاحب اور آسمہ بیگم اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے سے مل کر بے انتہا خوش تھے۔ 4 سالوں میں اس کی شخصیت بے انتہا نکھر گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لگنے لگا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی میں ایک متاثر کن ٹھہراؤ تھا، اس پہ نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ایسے میں آسمہ بیگم روایتی ماؤں کی طرح اس کی نظر اتارنے سے باز نہیں آئی۔ انہوں نے فوراً نظر اتارنے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا تھا، کبھی ایسے لاڈ ایسی آؤ-بھگت ہماری بھی کر لیا کرے۔ چاند بھائی ماں کے انداز اتوار دیکھ کر رہ نہ سکے، اتنے عرصے سے تمہاری آؤ-بھگت ہی تو کر رہی ہوں، وہ تو اتنے سالوں بعد نظر آیا ہے۔ آسمہ بیگم نے بیٹے کو خفگی سے گھورا۔ اوہ، یعنی گھر سے دور رہنے والے کی قدر ہوتی ہے۔ اوکے، آئندہ ہم بھی کہیں پردیس جانے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، چاند بھائی نے پرسوچ انداز سے کہا۔ اب ہنی مون کا پروگرام بنائیے بھائی صاحب، 8 دن بعد شادی ہے، پردیس ہی جانا تھا تو پہلے سوچتے۔ حسی نے دلچسپ مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے ان کو چھیڑا تھا۔ چلو اب تو سوچ لیا ہے نا، گھر پہ کسی اور کو نہ صحیح، کم از کم بیوی کو تو انتظار ہوا کرے گا۔ چاند بھائی نے افسردگی سے کہا، بس زیادہ مظلوم بننے کی کوشش نہ کرو، اب تم ہمیں یہ بتا رہے ہو ہمیں تمہارا انتظار ہی نہیں ہوتا۔ آسمہ بیگم کڑے تیوروں سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور سبھی ایک دم دل کھول کر ہنس پڑے تھے۔ اور آج تو ہمیشہ سنجیدہ اور ریزرو موڈ میں رہنے والے چاند بھائی کا موڈ بھی خاصا خوشگوار، فریش اور شرارتی ہو رہا تھا۔ اور ان کا ایسا موڈ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، لیکن جب ہوتا تب پورے گھر والے خوش ہوتے تھے کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنی سنجیدگی سے باہر تو آئے۔ بھابھی کیسی ہیں؟ حسی نے اپنے برابر بیٹھے چاند بھائی کی طرف جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ خوبصورت ہے، وہ بھی سرگوشی نما آواز میں بولے۔ میں نے یہ تو نہیں پوچھا۔ حسی نے انہیں نروس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ خجل ہو گئے تھے، لیکن میں تو وہی بتاؤں گا جو آج کل مجھے ہر طرف نظر آ رہا ہے، بس اس کی خوبصورتی اور وہ خود۔ انہوں نے بھی بات کو سنبھال لیا۔ کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں یار، وہ پسند نہیں کرتی۔ میں بھابھی کے لیے گفٹ لایا ہوں، سنبھال کے رکھو، شادی کے دن دینا۔ میں بھابھی کو دیکھوں گا کب؟ دیکھنے کو تو تم آج بھی دیکھ سکتے ہو، کل بھی، لیکن یار تم اتنے لمبے سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، ریسٹ کرو، بعد میں مل لینا۔ چاند بھائی نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تو پھر کب ملوں گا؟ میں نے ہونے والی بھابھی کو دیکھ کر اسے پاس بھی تو کرنا ہے۔ حسی کو بھابھی دیکھنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ تو تصویریں دیکھ لو، میرے بیڈ روم میں رکھی ہیں۔ اب تصویریں دیکھنے کا کیا فائدہ، اب تو میں ان کو فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے یار تو پھر صبر کرو، 7 تاریخ کا انتظار کرو۔ 7 تاریخ کو نکاح اور مائیوں کی رسم ہے، ایک ساتھ چلیں گے۔ چاند بھائی نے اس کا کندھا تھپکا۔ رخصتی سے 2 دن پہلے نکاح؟ حسی کو حیرت ہوئی۔ ہاں، ان لوگوں میں رسم ہوتی ہے، مائیوں کے وقت نکاح ہوتا ہے، پھر لڑکی مائیوں کا پیلا جوڑا پہنتی ہے، اسے تیل لگایا جاتا ہے اور مائیوں کو سارا ساز و سامان لڑکے کے گھر سے ہی بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ اوہ، وہ ہونٹ سکیر کر رہ گیا۔ حسی، تم سے زیگب ملنے آیا ہے، آسمہ بیگم نے اطلاع دی۔ زیگی؟ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی بھی دوست کو پاکستان آنے کا نہیں بتایا تھا، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن زیگب نہ جانے کیسے کھوجتا ہوا چلا آیا۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آیا اور گھر کی ایک سائڈ میں بنے وسیع اور عریض مہمان خانے میں آ گیا۔ زیگی؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں پکارا۔ زیگم بھی اسے دیکھ کر یکدم کھڑا ہوا۔ کمینے ذلیل، بتا کر کیوں نہیں آئے؟ زیگم کے گلے شکوے اور اس کی وضاحتیں شروع ہو چکی تھیں۔ 5 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ نکاح اور مائیوں کا دن بھی آن پہنچا۔ دلہن گجرات کی رہنے والی تھی، اس لیے انہیں برات لے کر اور باقی ساری رسمیں ادا کرنے کے لیے گجرات ہی جانا تھا۔ لاہور سے گجرات کا 2.5-3 گھنٹے کا سفر تھا اور اسی طویل سفر کے پیش نظر ان لوگوں نے لڑکی والوں سے کہا بھی تھا کہ ساری ارینجمنٹ لاہور کے کسی میرج ہال میں رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر آسمہ بیگم نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، لیکن خود ان لوگوں کے آنے جانے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ پہلے 3 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پھر جانا کچھ کم تو نہیں تھا،
لیکن ہنسی اس کام کے لیے بھی پیش تھا۔ تم پیچھے ہٹو، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ اس نے چاند بھائی کی گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے تیار ڈرائیور کو پیچھے ہٹا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بلیک کلر کی چمکتی دمکتی BMW پہ سرخ ربن بندھا تھا۔ یہ ربن گاڑی کے انجن، اسکرین اور چھت سے پیچھے تک بندھا ہوا تھا۔ آج ہلکا پھلکا فنکشن تھا، اس لیے گاڑی کی ڈیکوریشن بھی ہلکی پھلکی کروائی تھی، صرف ایک ربن پر مشتمل۔ لگتا ہے تمہیں گجرات جانا بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ چاند بھائی نے خوش ڈرائیونگ کرتے ہنسی سے پوچھا۔ ہاں، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ گجرات شہر میرے لیے حقیقتاً بہت اہم ہے۔ میں نے زندگی کے 4 سال اس شہر میں گزارے ہیں اور یہ 4 سال میرے لیے بہت یادگار اور قیمتی ہے۔ اس نے سچائی سے جواب دیا۔ کیا ہوتا اگر تم مستقل ہی گجرات آنا جانا لگا لیتے؟ انہوں نے چھیڑا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر کے شادی کر لیتے۔ ہاں، کیا خوب کہی آپ نے بھی، یعنی میں جہاں رہوں گا وہیں شادی کر لوں گا۔ 4 سال تو میں انگلینڈ میں بھی گزار کر آیا ہوں، کیا وہاں بھی کسی کو پسند کر کے شادی کر لیتا؟ اس نے ان کو لاجواب کر دیا۔ بہرحال ابھی تو آپ کا گجرات آنا جانا لگا ہوا ہے نا، ہماری یادیں بھی تازہ ہوتی رہیں گی۔ ان دونوں بھائیوں کا سفر ہنسی مذاق اور فل والیوم کے میوزک میں گزرا تھا۔ آپ مجھے گائیڈ کرتے رہیں، کس طرف جانا ہے؟ اس نے گجرات کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گاڑی سروس روڈ موڑ سے رحمان شہید روڈ پہ ڈالا اور پھر ماڈل ٹاؤن کی طرف ٹرن لینے لگا۔ چاند بھائی نے راستہ سمجھایا۔ ماڈل ٹاؤن؟ ہنسی کو ماڈل ٹاؤن کے تمام راستوں کا پہلے سے علم تھا، اس لیے اب گائیڈنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہنسی کا ذہن پچھلے 10 منٹ سے مسلسل الجھا ہوا تھا۔ وہ ہر طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کھوج رہا تھا، کیونکہ اس کی یادداشت کی مٹھی سے ایک منظر نکل کے سامنے آ رہا تھا، اور اس منظر میں وہ اپنی فرینڈ جوجو کو ماڈل ٹاؤن کے ایک بنگلے کے سامنے ڈراپ کر رہا تھا۔ اور آج بنگلہ بھی وہی تھا، ماڈل ٹاؤن بھی وہی تھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی وہی تھا، لیکن بائیں طرف فرنٹ سیٹ کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہاں جوجو کی بجائے چاند بھائی براجمان تھے، اور ان کے ساتھ گیٹ کا منظر بھی کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اس روز کی سب سے بڑی حریف رائنا حیدر جوجو کو ریسیو کرنے کے لیے کری تھی، اور آج اسی گیٹ پہ کافی زیادہ لڑکیاں نقص سے تیار خوشبو بکھیرتی پھولوں کی پلیٹیں لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ہو سکتا ہے رائنا وغیرہ نے یہ بنگلہ بیچ دیا ہو سکتا ہے وہ لوگ شفٹ کر گئی ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس نے خود ہی اندازے لگانے شروع کر دیے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چاند بھائی کی شادی رائنا کے ساتھ ہو رہی ہو۔ اس نے ایک اور قیاس رائے کی اور پھر خود ہی خفگی سے سر جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے ذہن کی دلیل جھٹلا دی۔ ہو بھی سکتا ہے، ذہن پھر بھی باز نہ آیا، لیکن بھابھی کا نام تو… اس نے نام سوچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے حافظے میں اپنی ہونے والی بھابھی کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ تو کیا مجھے اپنی بھابھی کے نام کا ہی نہیں پتا؟ وہ گاڑی سے اترا تو انہی سوچے میں الجھا ہوا تھا۔ چاند بھائی سے پوچھ لو، ذہن نے اکسایا۔ نہیں، اس وقت میں ان سے نام پوچھوں جب وہ اپنے سسرالیوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ہنسی، کیا بات ہے، اتنے سست کی پڑ گئے ہو؟ آگے بڑھو۔ آسمہ بیگم نے اسے خفگی سے دیکھا اور چاند بھائی کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ دونوں بھائی اکٹھے اندر داخل ہوئے۔ ان پہ پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ان کو ویلکم کرنے کے لیے باقاعدہ بینڈ بلوایا گیا تھا۔ پھولوں کی چھاؤں اور بینڈ کی سلامی میں وہ لوگ ریڈ کارپٹ پہ چلتے بڑے سے وسیع اور اس لان میں بنے اسٹیج کی طرف آ گئے۔ چاند بھائی کے تمام سسرالی باری باری ان سب سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ہنسی بار بار ان سب کے چہرے بغور دیکھ رہا تھا، شاید کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر آ جائے۔ اور پھر ایک چہرے پہ آ کر وہ ذرا سا ٹھٹکا۔ وہ چہرہ عریب بھائی کا تھا۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے عریب، اور یہ اس کی بیوی ہے ایمن۔ شائستہ بیگم نے ہنسی سے تعارف کروایا۔ وہ جانتی تھی کہ چاند کا چھوٹا بھائی چند دن پہلے ہی انگلینڈ سے آیا ہے، اس لیے سب سے انجان ہے۔ السلام علیکم۔ اس نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ آپ کی بڑی تعریف سنی تھی چاند صاحب، جب یہ بات کرتے ہیں اس بات پہ آپ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ عریب نے مسکرا کر کہا، جس پر ہنسی بھی مسکرا اٹھا اور ایک نظر چاند بھائی کو دیکھا جو اسٹیج کے صوفے پر کافی شاہانہ انداز میں براجمان تھے۔ دیکھیں جی، ساری بات ہے پیار کی۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میرا ہی ذکر کرتے ہیں، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس نے انکساری سے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ کی خوبیاں تو ہم آپ کے گھر والوں سے سنتے رہتے ہیں، کافی ذہین ہیں آپ۔ عریب نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ یہ بھی میرے گھر والوں کی اور آپ کی نوازش ہے کہ آپ لوگ مجھے ٹیلنٹڈ اور ذہین سمجھتے ہیں۔ وہ کافی شائستگی سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا، آپ لوگوں کی گفتگو تو میرا خیال ہے زیادہ دیر تک چلے گی، ابھی ہمیں نکاح کی رسم تو ادا کر لینے دیجیے۔ آسمہ بیگم اور شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اسٹیج سے ہٹنے کا کہا اور واقعی اسٹیج سے اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی، مبارک سلامت کا شور اٹھا اور سب کا منہ میٹھا کرایا جانے لگا۔ ہنسی عریب کو دیکھ کر اندر ہی اندر الجھ رہا تھا۔ اس نے اس آدمی کو ایک بار رائنا کے ساتھ سلور سپون ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ وہ لوگ یقیناً بہن بھائی ہی تھے، لیکن اگر وہ بہن بھائی تھے تو پھر اس وقت رائنا کہاں تھی؟ اور یہی تجسس اسے آسمہ بیگم اور چاند بھائی کے پاس لے آیا۔ میں بھابھی سے ملنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بعد مل لینا۔ اسے تیل لگنے لگا ہے مایوں کا۔ میں کچھ نہیں جانتا، پہلے ہی آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، نہ بھابھی کا نام، نہ بھابھی کی تصویر، اور نہ ہی ان کی فیملی کے متعلق کچھ بتایا ہے۔ میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، بس
उसका दो टोकर हर धर्म लहजा उठ कर आया। आसमा बेगम और चांद चांद भाई दोनों ठटक गए। उसकी खफगी उसके चेहरे से या हो रही थी। वो दोनों माँ बेटा हंस दिए। सुनिए शाइस्ता बहम, आसमा बेगम ने समदन को आवाज़ दी। जी कहिए। वो फ़ौरन करीब चली आई। ये हसन अपनी भाभी से मिलना चाहता है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आओ बेटा मेरे साथ आओ। उन्होंने फ़ौरन उसे चलने का कहा और वह सर हिलाकर सादतमंदी से उनके साथ चल दिया और वो उसे साथ लेकर ऊपर बेडरूम में आ गई, जहाँ माइयों की दुल्हन तैयार हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर झांका। दुल्हन को दुपट्टा उड़ाया जा रहा था। ब्यूटिशियन उसके दुपट्टे को पिन्ने लगाकर सेट कर रही थी। हम अंदर आ सकते हैं? शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराकर पूछा। मॉम आइए ना। वो रह न सकी। ब्यूटिशियन उसकी जल्दबाजी पे हंस पड़ी। मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारा एक बड़ा प्यारा रिश्ता भी मेरे साथ है, तुम्हारा इकलौता लाडला देवर। उन्होंने अपने पीछे हंसी को भी अंदर आने का कहा और हंसी अंदर हासिल होते हुए सामने बैठी अपनी भाभी को देखता रह गया। उसके अंदर पलने वाली अजीब सी बेचैनी को करार आ गया। वह हम वसवसे संभल गए थे। बेटा ये है तुम्हारी भाभी मायरा, और मायरा ये तुम्हारा छोटा देवर है हसन अली, उन्होंने तारुफ करवाया। अस्सलामुअलैकुम। हसन ने सलाम करते हुए ज़रा सा सर खम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए ना। मायरा बेख्तियार खड़ी हो गई। अरे नहीं नहीं भाभी आप बैठे, आप खड़ी क्यों हो गई? उसने एहतरामों से उसे बैठने का कहा। तुम दोनों बैठो, मैं नीचे मेहमानों को देख लूँ। शाइस्ता बेगम जाने के लिए पलटी। बाहर निकलते हुए वो यकदम किसी से टकरा गई। ओफ माँ, वो यकदम अपनी नाक दबाते हुए कराही। तुम अब आ रही हो? शाइस्ता बेगम भी संभलते हुए उसकी तरफ मतवजा हुई थी। सॉरी मॉम, मैं लेट हो गई, पार्लर में इतना रश था, जल्दी करते करते भी देर होगी। मैंने ब्यूटिशियन से कहा भी था मुझे जल्दी फारिग करे, हमने आप ही के ससुरालियों को वेलकम करना है। चांद साहब की एक ही तो साली है, वो भी इस्तकबाल में शामिल न हुई तो वो जाने क्या समझेंगे। रायना ने वजाहत देनी शुरू की। ओके ओके, ये तफसील बाद में सुनाना, पहले सबके साथ मिलकर मायरा को लेकर नीचे आओ। ओके आ रही हूँ। उसने फ़ौरन हामी भरी और पीछे हट के उनको रास्ता दिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इस घर की दीवारें उसकी नज़रों में चकरा गईं। मायरा जिस शख्स के साथ बैठी बातें कर रही थी वो शख्स रायना को भूला हुआ तो नहीं था। जब जब यूनिवर्सिटी की बातें और किस्से याद आते, जब जब जो जो याद आती वो भी तो साथ ही याद आता था। और इन कभी कभार की यादों ने उसका चेहरा भूलने तो नहीं दिया कि वो इतने सालों बाद देखने पे उसे पहचान न पाती। बेशक वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गया था। उसकी सफ़ेद रंगत और भी निखर गई थी। जीन्स शर्ट के बजाय ब्लैक टू पीस में मलबूस था। हेयर स्टाइल बदल गया, गुफ्तगू में ठहराव आ गया। लेकिन उसके लिए तो वो आज भी वही हंसी था, फ्लर्टी और करेक्टरलेस, जिसकी रायना हैदर ने यूनिवर्सिटी के बीचों बीच इंसल्ट की थी। उसके रिएक्शन के लिए वो इतना अरसा इतने दिन मुंतज़िर रही कि अब वो कैसा वार करता है, मगर उसने वैसा वैसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी पीरियड हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। रायना ठहर क्यों गई हो? आओ इनसे मिलो, ये तुम्हारे चांद भाई के छोटे भाई हैं। मायरा ने तारुफ करवाते हुए रायना की और भी कमर तोड़ के रख दी, और रायना की ऐसी हालत कि मुंह से सलाम का लफ्ज़ भी ना निकल सका। और हसन, ये मेरी छोटी बहन है रायना। मायरा भाभी ने दुल्हन होने के बावजूद चुप करके बैठना मुनासिब न समझा और दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलामुअलैकुम। हसी ने सर उठाकर उसे देखा और इंतहाई नॉर्मल से अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, रायना ने चौंक कर जवाब दिया। अच्छा भाभी, मैं भी नीचे चलता हूँ, आप आराम से आ जाइएगा, भाई वेट कर रहे हैं। वो रायना को सरसरी सा देखकर मायरा से इजाज़त लेता बाहर निकल गया। वो मुझे देखकर न ठटका न चौंका, लगता है उसने मुझे पहचाना ही नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे लिए यही अच्छा है कि वो मुझे ना ही पहचाने। रायना दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाती कि आस लड़ाती मायरा को लेकर नीचे आ गई। नीचे तमाम लड़कियां इंतज़ार में बैठी थी। दुल्हन के आते ही अलर्ट हो गई। फ़ौरन ही कैमरामैन को बुलाया गया और दुपट्टे की छाँव में रायना और उसकी कज़न मायरा को स्टेज तक साथ लेकर स्टेज तक आई और स्टेज पर चांद भाई के बराबर उसे बैठा देखकर रायना के चेहरे की खुशी और ताजगी एकदम फिर से मान पड़ गई। फिर दोनों दूल्हा और दुल्हन की रस्में शुरू हुई तो रस्मों के दौरान रायना को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो जहाँ भी नज़र दुराती हर कोई अपनी धुन में नज़र आता था। वो उसे देखती, वो भी दुल्हन की तरफ मतवजा दिखाई देता। अरे बेटी, तेरे हवास क्यों उड़े हुए हैं, इधर आ, तुझे भी शगन का तेल लगा दूँ। रायना के रिश्ते की रानी थी। सबसे पहले उन्होंने ही मायरा को तेल लगाया और वही तेल से नुचरता हाथ उन्होंने रायना के बालों में फेर कर उसे भी शगन का तेल लगा दिया था। वो बचाव भी ना कर सकी। दुल्हन का जूठा तेल या मेहंदी जिसको भी लगते हैं उसकी भी जल्दी शादी हो जाती है। अल्लाह तेरे भी नसीब नेक करे। वो दुआएं देती वहाँ से हट गई। रायना सटपटा के रह गई। अलबत्ता करीब खड़ी उसकी कज़न हंस पड़ी थी। काश नानी ऐसी दुआ हमें भी दे जाती। सना ने आ भरी। फिर क्या होता? महरीन ने पूछा। फिर मैं वो सामने बैठे दूल्हा भाई के भाई से शादी कर लेती। कसम से कमाल पर्सनैलिटी है उसकी, मुसलसल दिल धड़काई जा रही है। सना ने दिल पे हाथ रखा। रायना ने लड़कियों को देखा जो हर ज़ाहरी शख्सियत पे रीझ जाती थी, हमेशा इंसान का ज़ाहिर देखती थी। रायना इधर आओ बेटा, बहन को तेल लगाओ। शाइस्ता बेगम ने आवाज़ दी और मजबूरन उसे सबकी नज़रों का मरकज़ बनते हुए स्टेज पर आना पड़ा। वो पीले और सब्ज़ कम्बिनेशन के चुनरी के सूट में
बहुत प्यारी लग रही थी। लॉन्ग शर्ट के साथ उसने चूड़ीदार पजामा और डबल शेड का खुस्सा पहन रखा था। कमीज़ हाफ स्लीव थी और दोनों कलाइयाँ जर्द और सब्ज चूड़ियों से भरी हुई थी। हर सिंगार उस पर जच रहा था। वो पहली बार इस कदर दिल लगा कर तैयार हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब अरीब भाई की शादी में बेहद सिंपल से अंदाज में तैयार हुई और मॉम के साथ साथ सभी ने क्लास ली थी कि इतना सिंपल रहने की क्या ज़रूरत थी। भाई की शादी है, बन सवर कर खुशी मनाओ। इसीलिए उसने वो कसर आज निकाल ली थी। सभी उसे शाइस्ता नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उसका मूड गलत हो चुका था। वो सारी महफिल में दूर दूर ही रही। ये क्या कह रही हो तुम? वो लोग दम बखुद रह के, मैंने जो कहा है आप वो सुन चुके हैं। उसका लहजा अटल था। तुम पागल हो गए हो क्या? यही समझ ले। वो बेनियाज था। ऐसा कैसे हो सकता है? आसा बेगम शौक में बैठी थी। जैसे मैंने बताया, जो तुमने बताया है वो आसान नहीं। अगर आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं। आप लोग चाहें तो सब हो सकता है। हमारे चाहने से भला क्या होता है? वो झुंझला गई। सब कुछ आपके चाहने से ही तो होता है। वो माँ को दू बदू जवाब दे रहा था। लेकिन बेटा, ये बात इस तरह कहना हरगिज़ मुनासिब नहीं। तुम नहीं जानते इन लोगों पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें, क्या सोचें उनके जहन में आएंगी। उनके दिल हमारी तरफ से हमेशा के लिए बदगुमान और मैले हो जाएंगे। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मोनी ढाल से लहजे में बोली। रीज़न मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कल की फ़्लाइट से वापस इंग्लैंड चला जाता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। वो अपनी बात कहकर इन सब पे तायराना सी नज़र डालता वहाँ से निकलकर अपने बेडरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके जहन में कुछ आया और मोबाइल उठाकर जैगम का नंबर डायल करने लगा। जैगम आजकल इस्लामाबाद में होता था। जॉब की वजह से माइयों की रस्म में आ नहीं सका। अलबत्ता मैं शादी में आने का पक्का वादा था। ये क्या कह रही हैं आप? रायना दम बखुद रह गई। हाँ बेटा, अब तुम्हारी बहन का सुहाग तुम्हारे हाथ में है। अगर इनकार करोगी तो मायरा एक बार फिर बिखर कर रह जाएगी। शाइस्ता बेगम ने उसके सामने तस्वीर के दोनों रुख एक साथ रख दिए। बमा, आप ही बिखर कर रह जाएंगी? आपको ये ख्याल बार बार आ रहा है? और मैं, मेरे बारे में सोचा है आपने? क्या मैं इस बदकिरदार इंसान के साथ रह पाऊंगी? वो दबे लहजे में चीख उठी। बेटा, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कमज़ोर सी दलील दी। हूँ, वो अच्छा होता तो आज अपने भाई की शादी से एक दिन पहले ये करतूत न दिखाता। उसकी इस हरकत से जाहिर होता है कि वो हरगिज़ नहीं बदला। वो आज भी वही हंसी है जो आज से 4 साल पहले था। वो मजबूत लहजे में बोलते हुए फिनकारी। वो तुमसे मोहब्बत करता है बेटा। उसने भी मुझे फ़ोन पे सब कुछ बताया है। शाइस्ता बेगम की बात पे वो चकरा गई। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो मुझसे रायना बदला कहते कहते चुप हो गई। उसे पता था अगर उसने वो किस्सा सुना दिया तो भी गलत उसे ही ठहराया जाएगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों के दरमियान दूर दूर से ही सही, लेकिन मोहब्बत और पसंदीदगी का रिश्ता था जो तुम्हारे शक की बिना पर जुड़ने से पहले ही टूट कर रह गया। लेकिन हसन बहुत अच्छा बच्चा है, इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहता है। देखो रायना, बदगुमानी छोड़ दो। वो उसे समझा रही थी और रायना हक्का बक्का उनकी सूरत देख रही थी। हसी ने सच्चा झूठा किस्सा सुनाकर उनको तकरीबन कायल कर ही लिया था, मगर वो कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं थी। मेरी तरफ से इनकार है, उसने कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तलाक? मायरा रिसीवर की दूसरी तरफ से तलाक का लफ्ज़ सुनते ही लहरा कर ज़मीन पे आ रही। मायरा, अरे भाई, अमन भाई, शाइस्ता बेगम और हैदर साहब भागते हुए आए। मायरा की बेहोशी से सुबह ही सुबह घर में भगदड़ मच गई। पूरी रात इन लोगों ने जागते हुए आंखों में गुजारी थी और अब ये मुसीबत अलग। आज 8 तारीख थी। कल 9 नवंबर को शादी की तकरीब थी, लेकिन ये तकरीब भी खतरे में नजर आ रही थी। हैदर साहब के कंधे झुके हुए थे। शाइस्ता बेगम ने ढाल से फिर रही थी, बल्कि पहले उन्होंने बचपन में ही मायरा की एंगेजमेंट अपनी बहन के बेटे के साथ कर दी। वो खुद इंग्लैंड में और उनकी बहन कनाडा में रिहाइश पजीर थी। मायरा और आतिफ की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों फ़ोन पे घंटों बातें करते, रोज़ाना गपशप होती। लेकिन फिर न जाने कब और कैसे आतिफ ने बदलना शुरू किया। उन्हें पता तब चला जब वो एक लड़की, अंग्रेज़ लड़की जाने की बच्चे का बाप बन गया। और वो अंग्रेज़ लड़की आजकल उस पर शादी पे जोर डाल रही थी। उसने शायद केस भी कर रखा था। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो आतिफ से बहुत अटैच हो चुकी थी और इस मामले में काफ़ी हसास भी थी। यही वजह थी कि उसे संभलने में 4-5 साल लग गए थे। फिर 2-3 प्रपोजल आए जिनको वो ठुकराती रही। लेकिन लाहौर एक जाने वालों की शादी में जाना हुआ तो चांद और उसकी फैमिली से मुलाकात हुई थी। मायरा उन लोगों को बहुत पसंद आई। तीसरे ही रोज़ वो लोग प्रपोजल ले आए। मायरा चांद से रूबरू मिल चुकी थी। उसकी रिजर्व सी शख्सियत बहुत मुतासिर किन और अच्छी लगी थी। सोई रिश्ते के लिए रजामंदी दी थी। लेकिन मंगनी के बाद उसने चांद से कोई रब्ता नहीं रखा और फिर से ख्वाब नहीं देखना चाहती थी। उसे वहम सताते थे और आज उसके वहम सच साबित हो रहे थे। उसने इतफाकन फ़ोन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ चांद ही थे। वो रायना के इनकार के रद्द-ए-अमल में तलाक की बात कर रहे थे। अगर रायना कल तक नहीं मानती तो वो तलाक के पेपर्स पे साइन कर देंगे। जिस घर में उनके भाई के लिए अहमियत नहीं थी, उस घर में वो भी कदम नहीं रख सकते। और मायरा उनकी अधूरी बात सुनकर ही बेहोश हो गई। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए और इसकी बेहोशी और तलाक का सुनकर रायना भी कमरे से बाहर निकल आई। कदम थके थके से थे।
कस्रे नूर मैरिज हॉल में जहाँ एक दूल्हा दुल्हन के बैठने का इंतज़ाम किया था, वहाँ अब दो दूल्हा और दुल्हन एडजस्ट किए गए। जो भी मेहमान आ रहे थे वो एक की बजाय दो जोड़ियाँ देखकर हैरान हो रहे थे। दूल्हा दोनों ही खुश और फ्रेश नज़र आ रहे थे। उनकी खुशी और ताजगी दूर से ही महसूस हो रही थी, जबकि दोनों दुल्हनें बेहद उदास और गुमसुम सी बैठी थी। वो दोनों भाई ब्लैक थ्री पीस में मलबूस इंतहाई शानदार लग रहे थे। अलबत्ता दोनों दुल्हनों ने शॉकिंग पिंक कलर के लहंगे पहन रखे थे। आसमा बेगम ने मायरा का लहंगा अपनी पसंद से तैयार करवाया और कल जब रायना के मान जाने का पता चला तो उन्होंने इसी बुटीक से बड़ी मुश्किल से वैसा ही लहंगा डिमांड किया था। लहंगे का मटेरियल पहले से तैयार था, शायद इसीलिए बुटीक वालों ने एक रात के अंदर अंदर वो लहंगा तैयार कर दिया और आज सुबह ही वो लहंगा आसमा बेगम के घर पहुंचा गए थे। अलबत्ता ये बात और थी कि उन्होंने अर्जेंट तैयार करवाए जाने वाले लहंगे की कीमत डबल ही थी और ऐसा ही हाल जेवर के लिए भी हुआ। मैचिंग जेवर भी मुश्किल से दस्तयाब हुआ। जल्दी जल्दी में उन्होंने 4-5 रेडीमेड सूट भी खरीद लिए। बाकी की शॉपिंग शादी के बाद टाल दी कि रायना खुद साथ आकर ख़रीद लेगी। मायरा का सब कुछ तो पहले से तैयार था, बस रायना के लिए सब कुछ अभी रह गया था। हालांकि रायना को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। वो तो बुत बनी बैठी थी। उसे तो कर्ज के साथ सूद की तरह दिया जा रहा था, जिसका अपना कोई वजूद नहीं था, अपनी कोई अहमियत नहीं। किसी ने उसे मांगा और घर वालों ने बेजान शेख की तरह उठाकर दे दिया, जैसे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दुख से उदासी और चुप के हवाले कर गया था। वो इस माहौल में जैसे बांध कर बिठाई गई थी। फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। भागना मुमकिन नहीं था और उसकी इस बेबसी पे यूं लग रहा था जैसे सभी देखने सुनने वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस मजाक का एहसास उसे तब हुआ जब हंसी के तमाम दोस्त मिलने के लिए स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तौसीफ और ज़ारा ने ज़रा झुकते हुए सलाम किया। रायना ने चौंक कर नज़रें उठाई। वो अपनी भाभी देखकर खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन रायना को उनकी हंसी और मुस्कुराहट अपनी ज़ात पे ताज़ियाना लगी। वो रूह तक जल के रह गई। मुबारक हो जनाब। हंसी का दोस्त वजाहत भी चलाया। इन दोनों ने स्कूल पीरियड एक साथ गुजारा था। फिर वजाहत फ्रांस चला गया तो मिलना जुलना ख़त्म होकर राब्ता सिर्फ फ़ोन और नेट तक महदूद होकर रह गया और आजकल वो पाकिस्तान आया हुआ था। भाभी ये गिफ्ट आपके लिए। वजाहत ने गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। रायना गिफ्ट थामने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सकी थी। थैंक यू यार, बैठो ना तुम लोग। हसन ने उसे गिफ्ट थाम कर टेबल पर रख दिया। और ये हमारी तरफ से। जैगम, अली, वलीद, अब्बास और तौसीफ ने भी बारी बारी तहाइफ दिए थे। इनका ग्रुप फारिग हुआ तो स्टेज से उतरा तो खावर, जाहिद और गुलाम मुस्तफ़ा भी आ गई। ये उसके हॉस्टल के फ्रेंड्स थे। एक उसका दोस्त अवैस भी था जो सियालकोट का रहने वाला था। वो भी अपना मास्टर्स कंप्लीट होते ही यूरोप चला गया। आजकल स्टडी वीज़ा की बड़ी सहूलत थी, इसलिए सभी साहब हैसियत इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे थे। मेहमान अभी आ रहे थे और आने वाले मेहमानों में अनम, अनिला और आमना वगैरह भी शामिल थे। रायना इन सबको देख देख कर गश खाने के करीब होगी कि उसने किस किस को इनवाइट कर रखा था और यूनिवर्सिटी के इतने सालों बाद भी उनका इन सब से कांटेक्ट था। यहाँ तक कि उसने अपने 3-4 टीचर्स को भी मदऊ किया हुआ था। वो सब हंसी का वसी हल्का अहबाब देखकर हैरान हो रहे थे। ताज़ा सुर्ख गुलाबों से सजी सेज पे बैठी दुल्हन बनी रायना अपनी अना मजरूह हो जाने का मातम मना रही थी। उसे हर शय बुरी लग रही थी। ये फूल, बिस्तर, सजावट, कमरा, घर, ये लोग, सब कुछ ही तो बुरा लग रहा था और इस हर चीज़ से वाबस्ता इस शख्स से नफरत और हकारत महसूस हो रही थी। उसका जी चाह रहा था वो हर चीज़ को तहस नहस करके रख दे, हर चीज़ को आग लगा दे और अपनी बेबसी पे धारे मार मार के रोए कि वो आज उस शख्स की बंदी बना दी गई जिसको वो देखना भी पसंद नहीं करती, जो किसी भी लिहाज से उसके काबिल नहीं था, जो फ्लर्टी और धोखेबाज था, जो बदचलन और बदकिरदार था और इंतहाई चालबाज भी था। उसने कितनी आसानी से बैठे बैठाए चाल चली और आयना हैदर जैसी नाकाबिल तस्कीर लड़की को अपनी मुट्ठी अपनी कैद में ले लिया था। लेकिन अब वो ऐसी भी नहीं थी कि उसके सामने सर झुका देती। वो भी बिला की ज़िद्दी, बदगुमान और अनापरस्त लड़की थी। अपनी बात से हटना या फिर अपने ख्यालात को गलत करार देना उसे भी नहीं आता था। वह हर चीज़ को सुलगती हुई नज़रों से देख रही थी। जब दरवाजे पे होने वाली आहट से चौंकी, लेकिन दरवाजे पे वो नहीं था जो वो समझ रही थी। कैसी हो बेटा? आसमा बेगम की आवाज़ उसके करीब से आई। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। ठीक हूँ, वो मध्यम से लहजे में बोली। खाना लेकर आऊँ? नहीं, भूख नहीं है, उसने इनकार कर दिया। भूख क्यों नहीं? तुमने होटल भी कुछ नहीं खाया। अभी मैं मायरा को खाना देकर आई हूँ। वो माशाल्लाह काफ़ी रिलैक्स और खुश है। तुम भी हर बार ज़हन से झटक कर अपनी टेंशन कम करो और एंजॉय करो। ये घर जितना मायरा का है उतना ही तुम्हारा भी है। किसी भी चीज़ से या किसी भी मामले में झिझक या शर्म से काम मत लेना। हसी मेरा बहुत अच्छा बेटा है, बहुत ज़हीन और लाइक। मेरा ख्याल है तुम उसकी तरफ से कुछ बदगुमान हो, लेकिन मुझे यकीन है जब भी तुम्हारी बदगुमानी दूर होगी तुम उसे एक बेहतरीन हमसफ़र के रूप में देखोगी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश और आबाद रहो। वो उसे दुआएं देती उसका सर थपक कर चली गई। रायना चुप की चुप बैठी रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। चंद मिनट बाद मुलाजमा दूध और खाने की ट्रे रखी। आसमा बेगम को पता था कि वो कल से भूखी है। जब भूख लगेगी तो खाना खा लेगी। जब रायना को इत्मीनान हो गया अब और कोई अंदर नहीं आएगा,
वो बेड से उठने और लिबास तब्दील करने का सोचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बेड से उतरने के लिए पाँव समेटे, अचानक से वो ज़ोरदार आवाज़ में कहकहा लगाते हुए उजरत में अंदर दाखिल हुआ, जैसे उसको पीछे से किसी ने पकड़ने की कोशिश की हो, और ये काम यकीनन किसी नेग लेने वाले का ही था। उसने उसी तरह हंसते हुए दरवाजे का लॉक लगाकर बोल्ट भी चढ़ा दिया था। मैं तुम्हें देख लूँगी हंसी, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारे दरवाजे पे सारी रात पहरा दूंगी। बाहर से उसकी बहन सादी की आवाज़ आ रही थी। 1 साल पहले ही उसकी बहन सादी की शादी हो गई थी। वो अपने हस्बैंड के साथ मुल्क से बाहर चली गई और अब भाई की शादी में आने में प्रॉब्लम हो रही थी। शादी से पहले सीट न मिलने की बिना पर वो आज पाकिस्तान पहुंची। उसने आकर दोनों भाभियों का इस्तकबाल खूब किया था और अपने एक के लिए शोर मचा रही थी। अच्छा है, पहरा देती रहो, किसी को अंदर मत आने देना, हंसी ने शरारत से कहा, और वो तिलमिलाती हुई पाँव पटकती हुई चली गई। हंसी को उसकी टिक टिक करती हील की आवाज़ सुनाई दी। वो मुतमिन होकर पलट कर बेड की तरफ आ गया था। अपने तासुरात कंट्रोल करते हुए उसने बगौर रायना की तरफ देखा। वो सर्द निगाहों से उसे ही देख रही थी। क्या बात है, कहाँ की तैयारी है? वो नॉर्मल से अंदाज में ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला। बेफिक्र रहो, तुमसे डर कर भागने वाली नहीं हूँ। वो तमस्खर से जबाकर बोली, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो खुशी का इजहार करता उसके बराबर बेड पर बैठ गया। वो भी इतने करीब के दोनों के कंधे एक दूसरे से मस होने लगे थे। मुझसे वाबस्ता तुम्हारी हर उम्मीद नाकाम रहेगी। वह इंतहाई तल हो रही थी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि मुझे उम्मीद है तुम मेरी हर उम्मीद पर पूरी उतरोगे। हंसी ने अजीब से बेजोमानी लहजे में कहते हुए रायना का सोने की चूड़ियों और अंगूठियों से सजा मखरूती हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके हाथ को सहलाते हुए हल्का सा चूड़ियों को छीरा। रायना ने उसके लम से नागवारी का इजहार करते हुए हाथ वापस खींच लिया। डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। वो नफरत से फनकारी थी, जबकि वो इसकी हरकत पर मुश्तिल होने की बजाय मुस्कुरा दिया। ये मेरी दूसरी उम्मीद है जो तुमने पूरी कर दी, उसने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। रायना चौंक गई। मैंने कहा ना, तुम मेरी हर उम्मीद पूरी करोगे। वह रायना की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ तुम वो समझोगी ही नहीं। वो मानी खीज लहजे में बोलता। जरा सा उसकी सिम झुका, लेकिन रायना यकदम बेड से उठकर उससे दूर हट गई। तुमने जो करना था कर लिया, अब और नहीं। रायना के लफ्ज़ लफ्ज़ में नफरत समाई हुई थी। मेरी जान, मैं एक शरीफ, मासूम और सादा सा बंदा हूँ। मैंने भला क्या करना है? वो जानबूझकर छीनने वाले अंदाज से कहता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने मुझसे शादी क्यों की? रायना ने बेलचक अंदाज में इस्तफसार किया तो उसकी सवालिया नज़रें हंसी के चेहरे पर गिर गई थी। तुम अच्छी लगी हो इसलिए। उसका जवाब सीधा और मुख्तसर था। निगाहों में दिलचस्पी थी। वो उसे सरतफा गहरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हें तो पता नहीं कौन कौन अच्छा लगता था। रायना का लहजा तल्ख हो गया। यार, ये कौन कौन का सवाल अभी रहने दो, कभी फुर्सत से जवाब दूंगा। अभी तुम अपनी और मेरी बात करो। वो 2 कदम बढ़ाकर उसकी और अपने दरमियान का फासला और भी कम कर चुका था। अपनी बात ये करूँ कि मुझे तुम जैसे गलीज इंसान से नफरत है। तुम एक करेक्टरलेस। शट अप, जस्ट शट अप रायना। हसन ज़ुबान खींच लूँगा अगर तुमने आइंदा मेरे लिए करेक्टरलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो। उसने यकदम गज़बनाक अंदाज में धारते हुए रायना का चेहरा एक हाथ में दबोच लिया, इतनी सख्ती से कि रायना का जबड़ा अकड़ कड़ा कर रह गया। वो आग उगलती आंखों से उसे देख रहा था। मैं करेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नफ्स और अना का मारा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं अगर ऐसा होता तो आज तुम इतनी इज्जत और गुरूर के साथ मेरे सामने खड़ी ना होती। मैं अपनी इंसल्ट के बदले तुम्हें कब का तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा चुका होता। जिस तरह तुमने बीच चौराहे में मेरी तौहीन की थी, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहता बीच चौराहे में पे रुस्वा और बदनाम कर सकता था। मैं अपनी हित तक के बदले में तुम्हारी इज्जत पे दाग लगा सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों से गिरा सकता था, इतना कि अपने आप से भी नज़र मिलाने के काबिल न रहती। आज तक जो गुरूर तुम साथ लिए फिर रही हो वो कब का मिट्टी में मिल चुका होता। मगर ऐसा तब होता अगर मैं बदकिरदार होता। तुम नहीं जानती रायना हसन, मैंने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है। इस वक्त मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा भी था कि मैं जैसे चाहूँ तुमसे बर्ताव करूँ। वो हर तरह से मेरे साथ हैं, लेकिन मैंने दोस्तों के उकसाने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें रुस्वा कर देता और तुम सारी उम्र बैठ कर रोती रह जाती। हंसी ने काटदार लहजे में कहते हुए उसका चेहरा झटके से छोड़ दिया और रायना गंग से उसे देख रही थी। मेरी जिन फ्रेंड्स को तुम अपनी गंदी ज़हनियत से देखती हो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, कल भी और आज भी। तुमने हमेशा लड़कियों को गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तराजू में तोला। तुमने कभी ये नहीं सोचा फ्रेंडशिप जस्ट फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तुमने जायज़ तल्लुकात का कभी सोचा ही नहीं, बल्कि हमेशा नाजायज़ तल्लुकात पे ध्यान दिया। तुम अच्छा नहीं सोचती, हमेशा बुरा सोचती हो, बुरा पहलू सामने रखती हो और अच्छा पहलू पर से पुश डाल देती हो। मैं लड़कियों के बारे में क्या सोचता हूँ मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ, और वो लड़कियाँ मेरे हवाले से क्या सोचती हैं इसके लिए वो जवाबदेह हैं। मैंने कभी किसी को ख्वाब नहीं दिखाए, कभी मोहब्बतों के दावे नहीं किए, कभी शादी का झांसा नहीं दिया। मैं जब भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करता था सबसे पहले अपनी हर अच्छी बुरी बात बताता था, कभी कुछ छुपा कर नहीं रखा।
کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی لڑکیوں کی معصومیت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پہ گیا، مگر ایسی ڈیٹ جو اخلاقی حدود کے اندر ہو، حدود سے باہر نہیں۔ میں جس ڈیٹ پہ بھی گیا وہ ڈیٹ ہمیشہ ریسٹورنٹ کے ہال میں بیٹھ کر گزاری، کبھی کسی ہوٹل کے بیڈ روم تک جانے کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے ہمیشہ اپنی فرینڈز کا احترام کیا ہے، انہیں ایک لیول تک رکھا ہے، کبھی اس لیول سے بڑھنے نہیں دیا۔ البتہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں، کیسے خیالات اور کیسے جذبات رکھتی ہیں، اس چیز سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، میری لائف ایک دم فیئر ہے۔ جتنا باکردار تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو، اس سے کئی گنا زیادہ باکردار میں ہوں۔ میری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے پاک اور صاف ہے۔ میں کردار کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں بھی سرخ رو ہوں اور اپنی نظر میں بھی، کیونکہ میں نے آج تک کوئی بھی غلیظ حرکت نہیں کی۔ میں زانی نہیں ہوں، میں کریکٹر لیس نہیں۔ رائنا حسن، سنا تم نے؟ میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ رائنا پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ شخص کس حد تک سچا تھا یہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، اور اس کی سچائی اس کے مضبوط لفظوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے جو باتیں کی تھی وہ سچ ہی تو تھی۔ جو بھی یہی کہتی تھی کہ حسن ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتی ہو، اس کی گواہی تو کئی لڑکیوں نے بھی دی تھی، مگر رائنا ہمیشہ ان سب کو ٹرینڈ سمجھ کر اگنور کر دیتی۔ مگر وہ کب تک اگنور کر سکتی تھی؟ رائنا، برا وہ نہیں، بری تمہاری سوچ ہے۔ تم وہی پڑھے لکھے جاہلوں جیسا انداز اپنا چکی ہو، جس کو بھی دیکھا ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا۔ دقیانوسی ذہنیت ہے تمہاری۔ تم سمجھتی ہو کہ لڑکے لڑکیاں دوست ہو ہی نہیں سکتے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ نظر آنے والا لڑکا اور لڑکی ناجائز تعلق میں ہی بندھے ہو، ان کا رشتہ ایک پاکیزہ رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس اس رشتے کو پرکھنے والی آنکھ اور سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ جو کی بہت پہلے کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ رائنا بے دم سی ہو کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اسے اپنا دماغ ایک بورڈ سا لگنے لگا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی، اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے نہ جانے کتنی دیر گزری۔ وہ چونکی اس وقت جب کمرے میں ملگجا سا اندھیرا دیکھا تھا۔ اس نے یکدم بیڈ کی دوسری طرف دیکھا۔ ہنسی کپڑے تبدیل کر کے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ لیٹا سو رہا تھا۔ اف، اتنی دیر گزر گئی۔ وہ دل تھام کے رہ گئی۔ اب وہ اسے جگا کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سو مجبوراً اٹھی، کپڑے اور زیور تبدیل کر کے آرام دہ سوٹ پہن کر خود بھی بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ نیند کو سو دور تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پہ گئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے فوراً کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا برش کرتا نظر آیا۔ رائنا آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ۔ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ چکا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل تھی، اس لیے پشت ہونے کے باوجود اپنے پیچھے منظر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ رائنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رات اتنا کچھ ہونے کے باوجود کتنا ریلیکس، لاپرواہ اور نارمل نظر آ رہا تھا، بلکہ اسے مارننگ وش کر رہا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، نیچے جا کر ناشتہ بھی کرنا ہے۔ سعادی ناشتہ اوپر لے کر آ رہی تھی، میں نے منع کر دیا۔ وہ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا اور رائنا کو ایک نظر دیکھ کر بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ کچھ کہنے کی غرض سے رائنا کے لب کھلے رہ کے وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ رائنا ہاتھ ملتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کمرے میں عجیب سی گڑگڑاہٹ کی آواز پر ٹھٹک گئی تھی۔ آگے پیچھے دیکھنے کے بعد اسے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ حسن کا ٹچ سسٹم موبائل نظر آیا، جو وائبریشن سے ترک رہا تھا۔ اس کی سکرین روشن ہو رہی تھی۔ رائنا نے آگے بڑھ کے موبائل اٹھا لیا۔ سامنے جو کالنگ دیکھ کر وہ ذرا کی ذرا چپ ہوئی، پھر کال ریسیو کی۔ گڈ مارننگ ہنسی، جو کی آواز چہک رہی تھی۔ گڈ مارننگ ٹو۔ رائنا کی آواز دھیمی تھی۔ کون؟ جو چھٹکی۔ مسز رائنا حسن۔ رائنا نے بڑے ریلیکس سے انداز میں اپنا تعارف کروایا، اور جو یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی ایئر پیس سے کھنک کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ میں پہلے ہی پہچان گئی تھی، بس تم سے تعارف سننا چاہ رہی تھی۔ گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا لگا سن کر۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ جو بالکل اسی انداز سے بات کر رہی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ اس نے رائنا کو یہ بھی نہیں جتایا کہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی تم نے اپنا نمبر اسی لیے چینج کر لیا تھا کہ وہ لوگ اس سے کانٹریکٹ نہ رکھ سکیں، اور سچ مچ ایسا ہی ہوا۔ یونیورسٹی کے فوراً بعد جو کی شادی ہو گئی۔ اس کا ہسبینڈ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرر تھا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے امریکہ میں تھی، مسلسل ہنسی کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس کے ہسبینڈ کو بھی ان کی دوستی کا پتہ تھا، لیکن وہ اس دوستی پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ دوستی کو محض دوستی ہی سمجھتا تھا، تعلقات میں نہیں بدلتا تھا۔ آمین اینڈ تھینک یو۔ رائنا کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ زندگی کی نئی شروعات مبارک، اور نئی صبح بھی خیر مبارک۔ وہ جو کے اتنے پرخلوص انداز پر اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی۔ ہنسی کہاں ہے؟ شاید نیچے گیا ہے۔ تم دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جو فکر مند سی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ شاباش، اچھی بات ہے۔ گزری باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی شروعات کرو اچھے اور مخلص دل سے، انشاءاللہ۔ تم سب دوستوں کی دعا چاہیے۔ ہماری دعائیں تو 3-4 روز سے تمہارے ساتھ ہیں، جب سے ہنسی نے تمہارا بتایا تھا۔ ہم مسئلہ ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ جو ہنستے ہوئے بولی، گویا وہ اپنے دوستوں کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ تم پاکستان کب آ رہی ہو؟ جب تم اور ہنسی انوائٹ کرو گے۔ ہم آج ہی کر لیتے ہیں، میں بھی آج ہی آ جاؤں گی، لیکن خواب میں۔ جو نے بیچارگی سے کہا، پھر دونوں ہنس پڑی۔
सादी अंदर आई तो रायना ने जोजो से माजरत करके फ़ोन बंद कर दिया। वो उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। जनाब चांद अफजल साहब तो आज बड़े खुश हैं। हंसी ने जैम का ढक्कन खोलते हुए भाभी और भाई को देखा और साथ ही उन्हें छेड़ बैठा। क्यों, तुम खुश नहीं हो? चांद भाई ने तेज़ी से कहा। खुश तो हूँ, मगर इतना नहीं जितने आप दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराहटें और शर्माहटें बिखरी पड़ी हैं। क्यों भाभी, एक ही रात में कौन सा मंत्र पढ़ के फूका है? हंसी ने शरारत से दोनों को देखा। मायरा ने मुस्कुराकर चेहरा झुका लिया। वो शर्माई शर्माई सी वाकई बहुत अच्छी और प्यारी लग रही थी। ओए मियाँ मजनू, वो 2 रोज़ पहले क्या हाल था तुम्हारा? शादी के लिए मरे जा रहे थे, जबकि ये कहना चाहिए मेरी इकलौती साली पे मरे जा रहे थे। अगर वो बेचारी हामी ना भरती तो तुम्हें अभी तक कशकोल थाम के किसी और तरफ निकल चुके होते। वो भी मूड में होते तो उनके सामने भी किसी की नहीं चलती थी। अब ऐसी भी नौबत नहीं आई कि मैं कशकोल थाम लूँ। मैं किसी के इश्क में मरा नहीं जा रहा था। हंसी ने उछटती सी नजर आईना के चेहरे पर डाली। वो चुपचाप सी बैठी थी। इन सब लोगों ने हंसी की बात को मजाक में लिया, लेकिन रायना जानती थी कि वो सच कह रहा है। तुम लोग कभी तो आराम से नाश्ता कर लिया करो। आसमा बेगम ने खफकी का इजहार किया। माम, बोलते रहने से खाना हजम होता रहता है, सादी ने स्लाइस चबाते हुए कहा और बात ही खत्म कर दी। ओह अच्छा, तो इसीलिए तुम बोलती रहती हो और खाती रहती हो? हंसी ने बमें उचकाई। तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। अरे मेरी जान, क्यों ना करूं? हंसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे रात को नेग ही नहीं दिया। चांद भाई ने फ़ौरन दे दिया। इसीलिए तो कहा है जनाब, चांद अफजल साहब की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। नोट बांटते फिर रहे हैं। उसने फिर रुख चांद भाई की तरफ मोड़ा। वो तो बांटते फिर रहे हैं, लेकिन तुम कंजूस कहीं कि अपने नोटों का वॉलेट भरे फिर रहे हो। सादी तिल मिलाकर बोली। वहाँ मौजूद सभी मुस्कुरा दिए। वो खुद भी हंस पड़ा। सईदा, आसमा बेगम ने बेटी को सरजनिश की। भाई है तुम्हारा, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। मॉम, ये भाई है मेरा, मगर मुझसे छोटा है। इट्स ओके यार, तुम जो जी चाहे कहो। हंसी ने सादी का कंधा थपका। वो इससे 1 साल बड़ी थी। छोटी भाभी क्यों उदास है? सादी ने बुलंद आवाज़ से अपने ख्याल का इजहार किया। रायना गड़बड़ा गई। सारे उसी तरफ मुतवज्जा हो गई। ये बात तो मैं भी नोट कर रहा था। अफजल साहब गला खंगारते हुए बोला। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इनफेक्ट आप सबकी बातें सुन रही हूँ। सादी की और चांद भाई की बातें सुनकर लग रहा है जैसे फ्रेंड्स आपस में नोकझोंक कर रही हूँ। उसने हंसी का नाम लेते हुए झिझक महसूस की थी, इसलिए उसका नाम लेने से कतरा गई। और इन फ्रेंड्स में तुम भी शामिल हो सकती है। ये तुम्हारा अपना घर है बेटा। उन्होंने अपनी चेयर घसीट कर उठते हुए रायना के सर पर हाथ रख कर तसल्ली दी। जी अंकल, वो सादतमंदी से बोली। अफजल साहब के साथ साथ चांद भाई भी उठ के चले गए। शाम को वलीमा की रस्म थी। काफ़ी इंतजामात देखने थे। मायरा आसमा बेगम के साथ बेडरूम में आ गई और इन दोनों के साथ अब सादी मौजूद थी। सो तन्हाई महसूस करते हुए वो भी वहाँ से खिसक गई। रायना के पास मौका अच्छा था। उसने डरते डरते हंसी की तरफ देखा। मैं भी भाई और डैड के साथ जा रहा हूँ, तुम आराम से नाश्ता करो। सादी आ जाती है अभी। वो कप रखते हुए कुर्सी धकेल के खड़ा हो गया और वो झपाक से बाहर निकल गया। रैना एक बार फिर देखती रह गई। वो खफा था, ये तो जाहिर हो ही चुका था। शाम 8 बजे वो तैयार होकर हॉल में पहुंची तो वो दोनों भाई उन्हें रिसीव करने की गर्ज से गेट पर ही मौजूद थे। मायरा को देखकर चांद भाई फौरन करीब गए और उसे गाड़ी से उतरने में मदद दी, जबकि हंसी अपनी जगह पे हनूस खड़ा था। हंसी, खड़े क्या देख रहे हो? इसे लेकर आओ। अफजल साहब की आवाज़ पे वो ठटका और फिर फौरन गाड़ी के करीब चला गया। लेकिन जैसे ही रायना पे नज़र पड़ी, नज़र हटाना भूल गया। वो मबहूत खड़ा रह गया। इंतहाई कीमती गोल्डन लहंगे में वो रेड मेकअप के साथ सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक सजी संवरी होश उड़ा रही थी। उसका होश रुबा हुस्न ईमान शिकन साबित हो रहा था। हंसी ने पहले कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, मगर जब देखा तो फिर कुछ और देखना भूल गया। देखिए जी, सारी बात है प्यार की। प्यार हो तो बंदा बीच रास्ते में भी होश गुम कर बैठता है। चांद भाई ने करीब आकर कहा तो हंसी से पटाकर मुतवज्जा हुआ और फिर अपनी खजालत छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। मायरा और चांद भाई इन दोनों के इंतजार में खड़े थे ताकि एक साथ अंदर जाए। तुम लोग आगे चलो और ये पीछे आते हैं, आसमा बेगम ने चांद भाई से कहा। फिर हंसी को इशारा किया और खुद अंदर चली गई। चांद भाई को देखा देखी हंसी ने भी रायना के बाजू में बाजू डाल लिया था और वो दोनों जोड़ियां बहुत आहिस्ता रवि से मतवाजन चाल चलती हुई आगे बढ़ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो रेड कारपेट पे हैं, बल्कि रैंप पे चल रही हो। अगर ऐसा ही बिहेव करना था तो मुझसे शादी क्यों की? रायना आहिस्तगी से उसके साथ चलते हुए बोली। नजरें हॉल में बैठे लोगों पे थी जो गर्दनें मोड़कर उन्हें इश्तियाक से देख रहे थे और देखने के बाद उनके चेहरों पे सताइश उभरी थी। मुझे ऐसे बिहेव पे तुमने मजबूर किया है। वो भी उसकी तरफ देखे बिना आहिस्तगी से बोला। मैं जिस काम पे मजबूर करूँगी आप कर लेंगे? रायना के सवाल में तजस्सुस था। हाँ, लेकिन क्यों? आप मेरा कहा क्यों मानेंगे? वो बेयकीन थी। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तो फिर एक काम करने को कहूँ? बिल्कुल कहो, मुझसे फ्रेंडशिप कर लें। उसने फरमाइश की। तुमसे शादी कर ली, क्या ये कम नहीं है? आप अच्छे शोहर हैं या नहीं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, अलबत्ता आप एक अच्छे दोस्त हैं, ये मैं अच्छी तरह जान गई हूँ।
उसने इतराफ़ किया, जान जाने का शुक्रिया। नाराज़ है मुझसे? हाँ। वो हाँ कहने के साथ ही स्टेज की सीढ़ी पे कदम रख चुका था। रायना की बात वहीं रह गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो लोग बैठे ही थे कि हंसी के दोस्तों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए ना। रायना का दिल साफ हो चुका था, इसके लिए सारे रिश्ते बहुत प्यारे थे। जी जी, हम बैठते के लिए ही आए हैं। दरअसल हमने आपको इन्फॉर्म करना था। तौसीफ़ ने हंसी को देखते हुए कहा। इन्फॉर्म? जी, दरअसल हंसी साहब की एक नई लड़की के साथ फ्रेंडशिप हुई है। अभी इसी हॉल में दोनों हेलो हाय कर रहे थे। आप बीच बचाव कर लीजिएगा। तौसीफ़ ने शायद कोई पुराना बदला चुकाना चाहा। कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप तो किसी से भी हो सकती है। और रही हेलो हाय की बात, तो ये फंक्शन हमारा है, हम मेज़बान हैं। हम अपने मेहमानों से हेलो हाय नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? रायना का पुरसुकून सा जवाब इन सबको चुप और हंसी को अंदर ही अंदर सरशार कर गया था। भाभी? जैगम ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। जी देवर जी। वो भी उसी के अंदाज में बोली। हंसी अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। रायना शेर को सवा शेर साबित हुई थी। आप रायना ही है ना? अली ने तस्दीक के लिए पूछा। मैं रायना हसन ही हूँ। उसके मजबूत लहजे पे वो लोग मायूस होकर बैठ गए। हम सोच रहे थे हम पांचों को कुंवारा छोड़कर इस कमीने ने खुद शादी कर ली। हम इसकी बीवी को भड़का भड़का कर आग बना देंगे। वो उसे चैन नहीं लेने देगी। लेकिन ये कमीना रातों रात चाल चल गया है, अपने काबू में कर लिया है आपको। अली आज फिर सर थाम के बैठ गया और वो सब दिल खोल के हंस रहे थे। और उनके साथ रायना भी शरीक थी। वो काफ़ी देर इन लोगों के पास खड़े रहे और रायना उनकी बातों से महसूस होती रही। वो आज अपनी हदूद ज़ात से बाहर निकली तो दुनिया बड़ी हसीन लगी थी। हदूद ज़ात से बाहर निकल कर देखो, ना कोई गैर ना कोई रकीब लगता है। सादी रायना को बेडरूम में छोड़कर चली गई और रायना धीमे कदमों से चलती हुई कमरे के वस्त में आ खड़ी हुई। ताज़ा फूल अब्बासी हो चुके थे, लेकिन दम तोड़ने से पहले भी दिल फरेब महक छोड़ रहे थे। अभी भी इन फूलों के लबों पे मुस्कान थी, क्योंकि वो सिर्फ मुरझाए थे, मजरू नहीं हुए थे। अगर मजरू होते तो रो रहे होते, लेकिन उनकी ताजगी बताती थी कि वो खुश थे। रायना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आईने के सामने आ ठहरी। आईना उसकी तारीफ में कसीदा पढ़ना शुरू हो गया। वो अपने सजे सवरे सरापे को देखकर खुद ही झीम गई और ज़्यादा देर आईने के सामने न ठहर पाई। उसने इसी तरह लहंगे में मलबूस पूरा कमरा घूम फिर के देखा था और एक बुक रैक के पास थम गई। चंद नावल और पोइट्री बुक्स के अलावा शेक्सपियर के ड्रामे भी तरतीब से सजे हुए थे। वो बारी बारी देखती रही और फिर उसका हाथ मोटे से फ़ोटो एल्बम पर जा रुका। स्वीट मेमोरीज एल्बम पर टाइटल लिखा था और साथ ही हंसी की बड़ी सी तस्वीर सजी थी। रायना एल्बम लेकर बेड पे आ गई। उसने एल्बम खोला और फिर देखती चली गई। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फंक्शंस में ली जाने वाली तस्वीरें थी। वो सब दोस्त हर तस्वीर में एक दूसरे को छेड़ते हुए नजर आ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई भंगड़ा डाल रहा था, किसी के मुंह से टूथपेस्ट करते हुए झाग उबल रहा था, कोई थ्री पीस सूट में हैंडसम लुक दे रहा था। हर डिपार्टमेंट के चेहरे नजर आ रहे थे। हर ब्लॉक में तस्वीरें बनाई गई थी। ये तस्वीरें पूरे गुजरात की काशी कर रही थी। हर जगह की तस्वीर थी। क्या देख रही हो? वो करीब आकर बोला। वो कब अंदर आया था? रायना को पता ही ना चला। यादें? वो तस्वीर को छूते हुए यूं मुस्कुराई जैसे तस्वुर में मोही पहुंच गई हो। ये यादें तो सिर्फ हमारी हैं, हम दोस्तों की, लेकिन इन्हीं यादों से कहीं मैं भी जुड़ी हूँ। वो कैसे? हसी ने एल्बम देखते हुए सवाल किया। क्या ये याद कम है कि हम लोग यूओजी में मिले थे? हम यूनिवर्सिटी फेलो थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने वाले यूनिवर्सिटी फेलो। हंसी का लहजा खफा खफा सा हो रहा था। रायना एल्बम साइड पर रख कर उसकी तरफ मतवजा हुई। लड़ाई झगड़े ख़त्म भी तो हो सकते हैं। वो उसके सामने आ खड़ी हुई, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। आई एम सॉरी हसन, आई एम रियली सॉरी। मैंने वाकई तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी। मैं अपने किए पे पशेमान हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो तुम थे कि तुमने माफ़ कर दिया और इस बात को भूल भी गए, वरना कोई और होता तो न जाने क्या कर डालता। वाकई सच कहते हैं, औरत को सोच समझ कर मर्द को ललकारना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह भी हो सकता है। हर मर्द हसन नहीं होता। रायना दोनों हाथ बांधे उससे माफ़ी मांग रही थी। अब हसन ऐसा भी पत्थर दिल नहीं था कि निगाहें चुरा लेता। उसने फराग दिली से उसे माफ़ करते हुए खुद से लगा लिया। रायना अल्लाह का शुक्र बजा लाई थी कि वो किसी नुकसान से बच गई थी। इन दोनों की ज़िंदगी अब किसी भी बदगुमानी से पाक हो चुकी थी। अब रायना की सोच भी वैसी ही थी जैसी बाकी सबकी। वो हंसी के साथ बैठी ना जाने कितने पहर यादें एल्बम देखती रही और वह एक एक जगह एक एक स्टूडेंट और दोस्त के मुतालिक बताता रहा। रायना 4 साल यूनिवर्सिटी में रही, मगर लोगों को इतना ना जान पाई जितना अब जान रही थी। हर तस्वीर के साथ कोई ना कोई कहानी वाबस्ता थी। हंसी एल्बम देखते देखते उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मोहतरमा, तुम आज भी एल्बम पे ही टरहाओगी है ना? रायना एकदम उसके अंदाज पे हंस पड़ी। लेकिन आपको एल्बम ज़्यादा प्यारा है, वो खफगी से बोली। एल्बम तो प्यारा है, लेकिन तुम तो अपनी जान हो। वो उसे परख खिसकते देख कर एकदम दबोच चुका था और रायना चोरी पकड़े जाने पर खिलखिला उठी। इन दोनों की शरारत भरी हंसी की आवाज़ बेडरूम से बाहर भी सुनाई दे रही थी। और इसके साथ ही ये नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।